गुड आफ्टरनून। मेरी आवाज आ रही है? मैं सुनाई दे रहा हूं? गुड आफ्टरनून। नमस्कार, सलाम, राधे राधे, जय हिंद, राम राम। मैं सुनाई दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है किसी को? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, जय हिंद, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है? जय माता दी। बढ़िया। जीएस इंडियन सोसाइटी, वैश्वीकरण का भारतीय समाज पर प्रभाव और भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताएं, 2 यूनिट हम लोग लेकर चले हैं और 8वां यूनिट से हम लोगों ने 2 टॉपिक निकाला है, धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता। और उसमें बाकी टॉपिक को भी जोड़ते हुए लगभग अभी तक हम लोगों ने क्लास किया है। इसके बाद कल से हम लोग एक नए सेक्शन से शुरुआत करेंगे, भारत में विविधता, डाइवर्सिटी इन इंडिया। ठीक है। आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है, आपने देखा होगा, आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है, हिंदू विवाह एवं संयुक्त परिवार में परिवर्तन के कारण। हम लोगों ने भारतीय समाज के प्रमुख विशेषता के रूप में हिंदू विवाह और संयुक्त परिवार को पढ़ा, या भारत में विवाह और परिवार को पढ़ा। राइट, भारत में विवाह और परिवार को पढ़ा। हमने पढ़ा भारत एक बहुलक समाज है, कई धर्म, जाति, जनजाति के लोग यहां साथ साथ रहते हैं और सब में विवाह के रूपों में भिन्नता पाई जाती है। इसलिए भारत में विवाह संस्था में डाइवर्सिटी विद्यमान है। और फिर हम लोगों ने हिंदू विवाह पे अपने को फोकस किया और कहा कि भारत में हिंदू विवाह भारतीय विवाह का एक प्रमुख रूप रहा है, क्योंकि भारत में अधिकांश आबादी हिंदुओं की है और ये परंपरागत रूप से विद्यमान रहे हैं। भारत में अन्य धार्मिक समूह बाद में आए हैं, तो हिंदू विवाह के बारे में हमारी समझ बेहतर होनी चाहिए। और फिर हमने उसके बारे में पढ़ा कि कैसे हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार के रूप में विद्यमान रहा है। और फिर उसके टॉपिक को हम लोगों ने पढ़ा और हम लोगों ने देखा कि कैसे भारत में हिंदू विवाह का धार्मिक संस्कारगत पक्ष में बदलाव आया है, बट कुछ अभी भी चीजें हैं जो कंटिन्यू बनी हुई है। फिर हम लोगों ने देखा कि कैसे 2023 में इसी टॉपिक पर प्रश्न पूछा गया। फिर हम लोगों ने भारत में परिवार मतलब संयुक्त परिवार के रूप में संयुक्त परिवार व्यवस्था को पढ़ना शुरू किया। संयुक्त परिवार क्या है, संयुक्त परिवार पर पश्चिमी विद्वानों का क्या विचार रहा है और भारतीय विद्वानों का क्या विचार रहा है। ध्यान देना, मैं इस बात की भी चर्चा की। अगर यहां से भी कुछ जोड़ के सवाल डिस्कशन वाला पूछता है तो आप आंसर दे सकते हो। संयुक्त परिवार की संयुक्तता, ज्वाइंटनेस की फीलिंग, ज्वाइंट फैमिली का एक की कैरेक्टर है, एक केंद्रीय विशेषता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि इस ज्वाइंटनेस की फीलिंग के लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी। फैमिली सिस्टम में, इंडियन फैमिली सिस्टम में जो ज्वाइंटनेस की फीलिंग उभर कर सामने आया, जो एक प्रमुख विशेषता है, जो विशेषता दुनिया के अन्य देशों के परिवारों से भारतीय परिवार को अलग करती है,
इस ज्वाइंटनेस की फीलिंग के कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स है, कौन कौन से निर्धारक कारक है, इसकी हम लोगों ने चर्चा की। फिर हम लोगों ने ज्वाइंट फैमिली सिस्टम के लाभ और हानि की भी चर्चा की। क्या इसके लाभ प्रकार और क्या इसके हानि नुकसान रहे। बहुत सारे पश्चिमी विद्वानों ने भारत में विकास के मार्ग में ज्वाइंट फैमिली सिस्टम को बाधक माना है। मेरी बातों को ध्यान से सुनना। वो कहते हैं कि विकास की प्रक्रिया में कई रूपों में ज्वाइंट फैमिली सिस्टम बाधक है। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम अकर्मण्य और निकम्मों की संख्या बढ़ाता है, जिससे इकोनॉमी पे बोझ बढ़ता है और इससे विकास दुष्प्रभावित होता है। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम श्रम की गतिशीलता में बाधक है, योग्य व्यक्तियों को जहां जाना चाहिए वहां नहीं पहुंचने देता है, और इस रूप में यह औद्योगिक विकास की प्रक्रिया में बाधक है। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में उद्यमी व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता, और उद्यमशीलता, एंटरप्रेन्योरशिप आज के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जरूरी चीज है। इस रूप में भी ज्वाइंट फैमिली सिस्टम आर्थिक विकास के मार्ग में बाधक है। और ज्वाइंट फैमिली सिस्टम कई रूपों में उच्च जन्म दर और जनसंख्या वृद्धि के लिए भी उत्तरदायी रहा है, और जनसंख्या वृद्धि को संभव बनाकर ही यह आर्थिक विकास की प्रक्रिया में बाधक है। तो हमेशा ध्यान में रखना, इकोनॉमिक सिस्टम और ज्वाइंट फैमिली को कहीं ना कहीं इंटरलिंक करके सवाल कई रूपों में पूछा जाता है। यहां पर एक पक्ष जरूर होता है कि ज्वाइंट फैमिली सिस्टम कैसे आर्थिक विकास की प्रक्रिया में बाधक रही है। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम के हानि को पढ़ते समय हमने इन पहलुओं की भी चर्चा की, और खास करके पश्चिमी विद्वानों ने इन बातों पर फोकस किया है कि कैसे भारत में संयुक्त परिवार औद्योगिक विकास की प्रक्रिया में, आर्थिक विकास की प्रक्रिया में बाधक है। वहीं पर कुछ भारतीय विद्वानों ने इसके लाभों की भी चर्चा की। 2-3-4 लाभ भी मैंने बताया आपको। तो अगर कहीं सवाल इसी में से निकाल के बनता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ज्वाइंट फैमिली सिस्टम ने किस प्रकार प्रभावित किया है, तो आप कहोगे पॉजिटिवली भी प्रभावित किया है और नेगेटिवली, क्योंकि हम केवल पश्चिमी विद्वान के विचारों को सही नहीं मानेंगे और हम केवल भारतीय विद्वानों के विचारों को 100% सही नहीं मानेंगे। एक बैलेंस अप्रोच के साथ हम इन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। फिर हम लोगों ने अगला टॉपिक पढ़ना शुरू किया, भारत में संयुक्त परिवार व्यवस्था में आधुनिक परिवर्तन। और आधुनिक परिवर्तन दिखाते समय हमने पहला टॉपिक दिखाया आकार में परिवर्तन। आकार छोटा हुआ है, एकाकी परिवार का उद्भव हुआ, और हमने यहां पर बताया कि आकार पर भी एक डिबेट है। पश्चिमी विद्वानों ने कहा कि भारत में संयुक्त परिवार विघटित हुआ, आधुनिकीकरण, औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप, आधुनिक मूल्यों के प्रसार के परिणाम स्वरूप, जैसे जैसे लोगों में स्वतंत्रता, समानता की विचारधारा का विकास हुआ, जैसे जैसे लोगों में व्यक्तिवादिता का विकास हुआ, ज्वाइंटनेस की फीलिंग कमजोर हुई, परिवार में विखंडन हुआ, टूटन हुआ और एकाकी परिवार का जन्म। जबकि भारतीय विद्वानों ने कहा कि नहीं, भारत में परिवार के आकार में परिवर्तन हुआ और यह आकार केवल छोटा हो गया, दैट्स ऑल। अब उस छोटे आकार को आप वेस्टर्न सोसाइटी के न्यूक्लियर फैमिली की तरह मानो, ये जरूरी नहीं है, ये सही नहीं है। आज शहरों में रहने वाला एकाकी परिवार यूरोप और अमेरिका के शहरों में रहने वाले एकाकी परिवार की तरह अपने नातेदारों से आइसोलेटेड नहीं, बल्कि शहरों में रहने वाले एकाकी परिवार में आज भी ज्वाइंटनेस की फीलिंग विद्यमान है, और इस ज्वाइंटनेस की फीलिंग के साथ आज यह अपने नातेदारों के साथ संयुक्त है, जुड़ा। ये पश्चिमी विद्वानों का विचार, ये भारतीय विद्वानों का विचार। इसलिए भारतीय विद्वानों ने कहा कि भारत में ज्वाइंट फैमिली सिस्टम जो चेंजेस आया वो केवल हाउसहोल्ड डायमेंशन में चेंजेस आया। आई रिपीट, केवल गृहस्थी के आयामों में परिवर्तन आया। जहां ये ज्वाइंट फैमिली आज के 50-100 वर्ष पहले अपने गांव में एक ही घर में 40-50 सदस्य के रूप में साथ साथ रहती थी, साथ साथ खाती थी, साथ साथ रसोई में भागीदार होती थी, अब ये शहर के अलग अलग शहरों में, भारत के अलग अलग शहरों में जाकर के रहने लगे। अलग घर हो गया, अलग किचन हो गया, बट गांव की संपत्ति में ज्वाइंटनेस बना हुआ है।
देवी देवता ज्वाइंट बने हुए हैं। पर्व त्योहार में सब साथ साथ एकत्रित होते हैं, एक दूसरे नातेदारों को लोग सहयोग देते हैं, मदद देते हैं। इस तरह से ज्वाइंटनेस की फीलिंग के साथ भारत में संयुक्त परिवार आज भी अपनी निरंतरता को बनाए हुए। ये भारतीय विद्वानों का विचार। अब इसी पर अगर प्रश्न उठा करके पूछा जाए बच्चा, तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर दोनों होगा। हम कहेंगे कि भारत में ज्वाइंटनेस की फीलिंग कमजोर हुई है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। अब उतना कहां है हम लोगों को अपने नातेदारों के साथ लगाओ, अपने रिश्तेदारों के साथ लगाओ। व्यक्तिवादिता बढ़ी है, ज्वाइंटनेस की फीलिंग कमजोर हुई है। लेकिन भारतीय विद्वानों को भी कुछ हद तक हम समर्थन देंगे कि ये जो एकाकी परिवार है, जहां ज्वाइंटनेस की फीलिंग कम होती नजर आती है, बट ये पश्चिमी समाज की तरह व्यक्तिवादिता के मूल्यों पर पूरी तरह आधारित नहीं है। अभी भी इसमें अपने नातेदारों रिश्तेदारों के प्रति लगाव का भाव है, भावनात्मक जुड़ाव है। ये उनके दायित्वों का निर्वहन करने के लिए अभी भी तैयार हैं। इसलिए संयुक्तता की भावना पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, आज भी अपनी निरंतरता को बनाए। इस तरह से दोनों को बैलेंस करते हुए बच्चा हम उत्तर देंगे। तो मैंने संयुक्त परिवार में आधुनिक परिवर्तनों की चर्चा करते समय हमने आकार में परिवर्तन पर एक डिबेट जो चल रहा है उसकी भी चर्चा हमने आपके सामने कर दी है, और फिर हमने बाकी परिवर्तनों की चर्चा की एक एक लाइन में, क्योंकि वो एक ही लाइन में पूछा जाएगा, बहुत व्यापक रूप से नहीं पूछा जाएगा। फिर बाकी परिवर्तनों की चर्चा कर दी। फिर संयुक्त परिवार के प्रकारों में परिवर्तन को अलग से टॉपिक बना करके हमने परिवर्तन में दिखाया। संयुक्त परिवार में अंदर में जो संबंधों की संरचना है उसमें क्या परिवर्तन आया उसको भी हमने अलग से दिखाया। माँ बाप के बीच संबंधों की संरचना में परिवर्तन, जो पारिवारिक संबंध है, जब भी हम पारिवारिक संबंध की बात करते हैं तो पति पत्नी संबंध, बच्चों और माँ बाप के बीच संबंध, इस संबंधों का दो प्रमुख रूप होता है बच्चा, फैमिली रिलेशन। और हमने दिखाया कि पारिवारिक संबंधों पर में क्या चेंजेस आया है। आपने देखा होगा यूपीएससी ने यहां भी सवाल पूछा, तो इस चेंजेस के कई कारण हैं। आज भारत में पारिवारिक संबंधों की संरचना में जो बदलाव आया, पति पत्नी संबंधों की संरचना में जो बदलाव आया, सोपानिकता से समानता की दिशा में परिवर्तन, स्वतंत्रता की दिशा में परिवर्तन। आज पत्नी की स्वतंत्रता में वृद्धि हुई है, पत्नी की परिस्थिति में सुधार हुआ, मां बाप और बच्चों की भी संबंधों की संरचना में परिवर्तन आया। इस परिवर्तन के लिए कई कारण उत्तरदायी रहे। आधुनिकता के मूल्य, आधुनिक शिक्षा, रोजगार के ढेर सारे नए अवसर, जिसके चलते पत्नी की आत्मनिर्भरता बढ़ी है, बच्चों की आत्मनिर्भरता बढ़ी है। जब वो आत्मनिर्भर हो चुके हैं तो निश्चित तौर पर मां बाप के डिसीजन को अक्षरशः नहीं मानेंगे, और मां बाप भी डिसीजन में उनकी सहभागिता को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो ये कई कारणों का परिणाम रहा, और इन्हीं कारणों में से एक है कोविड-19। क्योंकि कोविड-19 एक ऐसी महामारी है, एक ऐसी घटना रही है बच्चा, जिसने दुनिया के सभी समाज को प्रभावित किया है, सामाजिक जीवन के सभी पक्षों को प्रभावित किया है। इसने आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित किया, इसने राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित किया, इसने शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित किया। ये कोविड-19 का प्रभाव है कि हम यहां से बैठ करके आपको पढ़ा रहे हैं। आपने देखा होगा किसी कोविड-19 के पीरियड में 2 सालों में यूट्यूब की पढ़ाई, ऑनलाइन की पढ़ाई में बूम आया, उछाल आया। तो इसका प्रभाव शिक्षा व्यवस्था पर, राजनीतिक व्यवस्था पर, सामाजिक व्यवस्था पर, इसका प्रभाव परिवार और विवाह व्यवस्था पर भी। फिर हम लोगों ने संयुक्त परिवार के प्रकारों की चर्चा की, उसमें क्या चेंजेस आया उसको भी अलग से हमने देखने का प्रयास किया। इसलिए कि अगर केवल प्रकारों में परिवर्तन पूछे तो उसको भी हम लिखने की स्थिति में हो। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम के सामाजिक महत्व को दर्शाइए, प्रासंगिकता को दर्शाइए, और बताइए कि आज इसकी समकालीन प्रासंगिकता कितनी है, कितनी नहीं है। अब बताओ, प्रासंगिकता को दर्शाइए, और आज इतनी प्रासंगिकता है कि नहीं है। ये जो शब्द यूज किया प्रासंगिकता, फाइनली है क्या? इसमें जो मेन कंटेंट आप डालोगे वो संयुक्त परिवार का क्या महत्व था, क्या लाभ था, क्या प्रकार था, और आज इन प्रकारों में क्या परिवर्तन आया है, और आज कौन कौन से प्रकार अपनी कंटिन्यूटी को बनाए हुए। उम्मीद करता हूं
कि हम लोगों ने केवल परिवर्तन को नहीं पढ़ा, बल्कि हम लोगों ने परिवर्तन को समझ के साथ पढ़ने का प्रयास किया। और फिर अब हम लोग इसका एक लास्ट डायमेंशन इस टॉपिक का पढ़ने जा रहे हैं। और यहां पर हमने दोनों को क्लब कर दिया, क्योंकि विवाह और परिवार को बिल्कुल अलग करके नहीं देखा जा सकता। विवाह किए परिवार बन गया, और पहले था कि बिना विवाह के परिवार बनेगा नहीं। ये तो आज का बदलाव है, जहां बिना विवाह के भी परिवार संभव है। तो विवाह और परिवार हम लोगों ने दोनों को क्लब किया, और हमने कहा कि हिंदू विवाह में जो ऊपर में हम लोगों ने ढेर सारे चेंजेस देखे, और ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में जो ढेर सारे चेंजेस देखे, इसमें जो चेंजेस हैं, परिवर्तन है, इसके क्या कारण है। हमारा टॉपिक है बच्चा कॉजेस ऑफ चेंज इन हिंदू मैरिज सिस्टम एंड ज्वाइंट फैमिली सिस्टम। डन। इस टॉपिक को हम पढ़ते हैं। आप हेडिंग डाल दीजिए, हेडिंग डाल के अंडरलाइन कीजिए, और अंडरलाइन करके नीचे की तरफ एरो कीजिए। ओके, चलेगा। अब थोड़ा सा पीछे जाइए, अपने दिमाग को पीछे ले जाइए, और पीछे ले जाकर के याद कीजिए। मैंने कहा था भारतीय समाज में आधुनिक परिवर्तन हम लोगों ने पढ़ा है, और हम लोगों ने पढ़ा कि भारतीय समाज में आधुनिक परिवर्तन का क्या कारण रहा है। हम लोगों ने पढ़ा कि भारत में आधुनिकता की शुरुआत अंग्रेजों के आगमन के साथ शुरू होती है। सबसे पहले अंग्रेजों के आगमन के साथ आधुनिक मूल्य व्यवस्था का प्रसार होता है। आधुनिक मूल्य व्यवस्था स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय। अंग्रेजों के आगमन के साथ आधुनिक शिक्षा का प्रसार होता है, और इस तरह से मूल्य व्यवस्था का आधुनिकीकरण और शिक्षा व्यवस्था का आधुनिकीकरण। अंग्रेजों के आगमन के साथ औद्योगिकरण की शुरुआत होती है, और अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण संभव होता है। अंग्रेजों के आगमन के साथ आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था की शुरुआत होती है, आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था की शुरुआत होती है। तो भारत में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया अंग्रेजी शासनकाल में शुरू होती है, बट अंग्रेजी शासनकाल में भारतीय समाज आधुनिक नहीं बनता। आप ये जरूर कह सकते हो कि ब्रिटिश पीरियड में भारत में मॉडर्नाइजेशन की एक पृष्ठभूमि, एक बैकग्राउंड तैयार होता, और उसी बैकग्राउंड पर आफ्टर 1947 1947 के बाद भारत में आधुनिकीकरण की कहानी आगे बढ़ती है, और धीरे धीरे अपने इस 76-77 वर्षों की परिवर्तन की यात्रा में काफी हद तक भारतीय समाज एक आधुनिक समाज के रूप में परिवर्तित हुआ। इसलिए जब हम लोग भारतीय समाज में आधुनिक परिवर्तन के कारणों की चर्चा करते हैं, तो पहला कारण देते हैं आधुनिक मूल्यों का प्रसार, या आधुनिकता के मूल्यों का प्रसार, जो अंग्रेजी शासनकाल में शुरू हुआ और आजादी के बाद तेज हुआ, ग्लोबलाइजेशन के बाद और तेज हुआ। आधुनिक शिक्षा का प्रसार, जो अंग्रेजी शासनकाल में मैकाले के द्वारा शुरू किया गया मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, आजादी के बाद भारत सरकार ने आधुनिक समाज के निर्माण के लिए आधुनिक शिक्षा के प्रसार को आवश्यक माना, और भारत सरकार द्वारा भी आधुनिक शिक्षा का प्रचार प्रसार तेज किया गया। और 1991 के बाद, मेरी बातों को कोरिलेट करते जाना, 1991 के बाद ढेर सारे प्राइवेट सेक्टर का इस क्षेत्र में प्रवेश हुआ, ढेर सारे प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का विस्तार हुआ, और इस तरह से आधुनिक शिक्षा का और ज्यादा प्रसार, तो आधुनिकता के मूल्यों का प्रसार, आधुनिक शिक्षा का प्रसार। भारतीय समाज में आधुनिक परिवर्तन का एक बहुत बड़ा कारण था सुधार आंदोलन। अंग्रेजी शासनकाल से हम 3 कारणों को उठाते हैं। पहला दोनों कारण तो आज भी कंटिन्यू। फिर हम चौथा कारण भारतीय समाज में आधुनिक परिवर्तन का बताए थे, लोकतांत्रिक राज्य और राज्य द्वारा निर्मित कानून, संविधान और विकास योजना, तो किसके माध्यम से भी हमारी भारत सरकार ने भारतीय समाज में परिवर्तन लाने का प्रयास किया, भारतीय समाज में आधुनिकता की दिशा में परिवर्तन लाने का प्रयास किया।
फिर हम लोगों ने पांचवां कारण फोकस किया, औद्योगिकरण और नगरीकरण। आजादी के बाद अर्थव्यवस्था में तेजी से अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण किया गया, कृषि का आधुनिकीकरण किया गया, औद्योगिकरण किया गया, और जहां औद्योगिकरण हुआ वहां तेजी से नगरों का विकास हुआ। औद्योगिकरण और नगरीकरण। छठा कारण हम लोगों ने देखा विज्ञान और प्रौद्योगिकीय विकास, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, और उसी से जुड़ा हुआ है यातायात के साधनों का विकास। सातवां कारण हम लोगों ने देखा वैश्वीकरण, संचार का। अब वैश्वीकरण के साथ हमने कोरिलेट करके एक आठवां कारण बना दो, या वैश्वीकरण के साथ जोड़ दो उपभोक्तावाद, कंज्यूमरिज्म। भारतीय समाज में परिवर्तन लाने वाला एक बहुत बड़ा कारण उपभोक्तावाद और लोगों की महत्वाकांक्षा में वृद्धि। पढ़ाने के बाद मैंने ये कहा था कि मेरे प्यारे बच्चों, इन कारणों को रट डालो और इन कारणों को फिक्स कर दो। भारतीय समाज के किसी भी पक्ष में यदि आधुनिक परिवर्तन के कारणों को पढ़ना होगा तो ये कारण तो रहेंगे ही रहेंगे। इसमें से एक दो हट जाएंगे और एक दो नए जुड़ जाएंगे। आई रिपीट, एक दो हट जाएंगे और एक दो नए जुड़ जाएंगे। और आज हम लोग पढ़ना शुरू किए हैं भारत में हिंदू विवाह और संयुक्त परिवार में परिवर्तन के कारण। ना कारण मतलब आधुनिक परिवर्तन के कारण, वही दिखाना है बच्चा। इसलिए जो अभी कारण की चर्चा हमने करी वही कारण हमें लिखना है। इसलिए आपके सामने स्क्रीन पर है, नीचे की तरफ एरो दो और लिखना शुरू करो। सबसे पहले आधुनिक मूल्य व्यवस्था। आधुनिक मूल्य व्यवस्था का प्रसार लिखो या आधुनिक मूल्य व्यवस्था लिखो। मॉडर्न वैल्यू सिस्टम पहले लिख लो, फिर हम इसको कोरिलेट करते हैं। आधुनिक मूल्य व्यवस्था, मॉडर्न वैल्यू सिस्टम। दूसरा है आधुनिक शिक्षा का प्रसार। आधुनिक शिक्षा का प्रसार या आधुनिक शिक्षा, ये भी लिख सकते हैं। स्प्रेड ऑफ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम या मॉडर्न एजुकेशन या मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम। आधुनिक शिक्षा का प्रसार। इंग्लिश वाले बच्चे उसके नीचे जो अंग्रेजी दिया हुआ है वो लिख सकते हैं। तीसरा कारण है लोकतांत्रिक राज्य द्वारा निर्मित कानून एवं विकास योजनाएं। लोकतांत्रिक राज्य द्वारा निर्मित कानून एवं विकास योजनाएं। लोकतांत्रिक राज्य द्वारा निर्मित कानून एवं विकास योजनाएं। सोशल लेजिस्लेशन, ढेर सारे विवाह, परिवार आदि से संबंधित कानून बने हैं। विधवा विवाह निषेध अधिनियम या फिर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, कई तरह के अधिनियम और कानून बनाए जाते रहे हैं। दहेज प्रथा के उन्मूलन के लिए, सती प्रथा के उन्मूलन के लिए, बाल विवाह के उन्मूलन के लिए। इन सब चीजों को हम सोशल लेजिस्लेशन की कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। ये सब समाज से जुड़े हुए अधिनियम है। सोशल लेजिस्लेशन एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, हमारी सरकार की जो विकास योजनाएं हैं ये। तीसरा चौथा है औद्योगिकरण एवं नगरीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। चौथा है औद्योगिकरण और नगरीकरण। फिफ्थ है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकीय विकास। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकीय विकास। हर बच्चा लिखेगा, याद रखना, क्योंकि जो भी आपको पीडीएफ मिलेगा उसमें कुछ चेंज भी हो सकता है। यहां पर कुछ मैं विशेष भी करवा सकता हूं, बाद में मिस करोगे और लिखने से आपकी तैयारी अच्छी होगी। इसी बहाने आपको याद होगा। आपका एक प्रॉपर क्लास नोट्स होना चाहिए। इसलिए जो मैं निर्देश दे रहा हूं उस निर्देश के अनुसार अपने क्लास नोट्स को तैयार करते जाओ बच्चा, लिखते जाओ। उसके साथ कोई कोताही करने की जरूरत नहीं है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकीय विकास, साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट।
छठा पॉइंट है वैश्वीकरण एवं संचार क्रांति। छठा पॉइंट है वैश्वीकरण एवं संचार क्रांति। ग्लोबलाइजेशन और कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन। कम्युनिकेशन के क्षेत्र में रिवॉल्यूशनरी चेंज, बड़े लेवल पर बदलाव, ढेर सारे टीवी चैनल का विकास, सोशल मीडिया, खास करके 1991 के बाद इस क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। ठीक है, और लास्ट कारण लिखो, कोविड-19 महामारी। कोविड-19 महामारी भारत में हिंदू विवाह और संयुक्त परिवार व्यवस्था में परिवर्तन के लिए ये प्रमुखतः 7 कारण उत्तरदायी रहे हैं। प्रमुखतः मैंने कहा एकाध आप कहीं से भी ला सकते हो, बट ये 7 कारण मेनली उत्तरदायी है। ठीक है, अब बच्चा हम फिर से पहले वाले कारण पे चर्चा करते हैं और धीरे धीरे हम कोरिलेट करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमेशा याद रखो ये नहीं कहेगा कि भारत में हिंदू विवाह में परिवर्तन के लिए कारण बताओ, ये कारण, ये कारण, ये कारण। आपको कारण को एक्सप्लेन करना होगा, और जब कारण को आप एक्सप्लेन करते हो तो आपको कोरिलेट करने की क्षमता होनी चाहिए कि हर कारण कैसे हिंदू विवाह व्यवस्था में परिवर्तन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहा और कैसे संयुक्त परिवार व्यवस्था में परिवर्तन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहा। और इस संदर्भ में जब हम विचार करते हैं तो हमारे सामने पहला कारण क्या है? आधुनिक मूल्य। अब सोचो, आधुनिक मूल्य मतलब स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय, लिबर्टी, इक्वलिटी, सोशल जस्टिस। हमारी परंपरागत समाज परंपरा के मूल्यों पर आधारित थी, और परंपरा का मूल्य स्वतंत्रता नहीं, समानता नहीं, बल्कि सोपानिकता था, पराधीनता था। पति और पत्नी के बीच संबंध समानता युक्त नहीं, सोपानिक संबंध, जहां सोपान क्रम में पति ऊपर होता था, पत्नी नीचे होती थी, और पत्नी को पति के अधीन रहना होता था, पत्नी को पति के आदेशों का पालन करना होता था। राजनीतिक व्यवस्था में राजा और प्रजा के बीच संबंध सोपानिक मूल्यों पर आधारित था, सोपानिक संबंध होता था, समानता युक्त संबंध नहीं, जहां सोपान क्रम में राजा ऊपर होता था और प्रजा उसके नीचे होती थी। जाति व्यवस्था के रूप में भी सोपानिक संबंधों की व्यवस्था विद्यमान थी, जहां सोपान क्रम में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य क्रमशः ऊपर होते थे और बाकी क्रमशः उसी क्रम में नीचे होते थे, और नीचे वाले को ऊपर वाले के आदेशों का पालन करना होता था, उनको स्वतंत्रता नहीं होती थी। ये सभी सोपानिकता और पराधीनता की व्यवस्था थी। क्लियर है? और इस व्यवस्था को धर्म के आधार पर जस्टिफाई किया गया। राजा भगवान का प्रतिनिधि है, भगवान ने राजा को हमारे ऊपर शासन करने के लिए भेजा। ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से निकले हैं, वो सर्वोपरि है। ब्राह्मण जो कहते हैं वो भगवान की वचन कहते हैं, ब्रह्मा के बातों को कहते हैं। पति तो परमेश्वर है भैया। अहो भाग कि मेरे पति ने आज मुझे मारा। 2 महिलाएं बात कर रही है, मेरे पति ने आज मुझे मारा। सोचो, लेकिन जब भारत में अंग्रेजों के आगमन के साथ आधुनिकता के मूल्यों का प्रसार, सोपानिकता की जगह समानता, तो पति पत्नी संबंधों में बदलाव आएगा। अब पत्नी बराबरी की सोच रखेगी, पत्नी स्वतंत्रता की मांग करेगी। अब उनको परंपरा के मूल्यों पर आधारित समाज अच्छा नहीं लग रहा, पति पत्नी संबंध अच्छा नहीं लग रहा। रिजल्ट हुआ कि पति पत्नी संबंधों में समानता की दिशा में परिवर्तन हुआ। रिजल्ट हुआ कि पति पत्नी संबंधों में स्वतंत्रता की दिशा में परिवर्तन हुआ। परिवार में, संयुक्त परिवार में मुखिया की सत्ता विकेंद्रित हुई और परिवार के अंदर संबंधों में समानता की दिशा में परिवर्तन हुआ। परिवार के, संयुक्त परिवार के सदस्यों की स्वतंत्रता में वृद्धि हुई।
समझ में आ रहा मेरी बात? इस तरह से आधुनिक मूल्यों की व्यवस्था के प्रसार से हिंदू विवाह व्यवस्था में और संयुक्त परिवार व्यवस्था में चाहिए संभव। आधुनिक शिक्षा का प्रसार, जब हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, आधुनिक शिक्षा का प्रसार। आधुनिक शिक्षा का जब प्रसार हुआ तो इसने दो तरह से सामाजिक जीवन में परिवर्तन को संभव बनाया या विवाह व्यवस्था और परिवार व्यवस्था में परिवर्तन को संभव बनाया। जब हम आधुनिक शिक्षा प्राप्त करते हैं तो सबसे पहले हमारी सोच तार्किक और वैज्ञानिक हो जाती है, हमारी सोच आधुनिक हो जाती है, हम आधुनिकता के मूल्यों के समर्थक हो जाते हैं, हम आधुनिकता के मूल्यों को आंतरिकृत करते हैं, पसंद करते हैं। और इस तरह से आधुनिक शिक्षा लोगों की सोच को आधुनिक और तार्किक बनाकर उनके क्रियाकलापों में परिवर्तन को संभव बनाती है। वो परिवार में बराबरी की मांग, पति पत्नी संबंधों में बराबरी की मांग वो भी करने लगते, लेकिन खाली बराबरी की मांग करने से नहीं होगा। अगर बताओ एक पत्नी पति पर आर्थिक रूप से हर तरह से निर्भर हो और वो समानता की मांग करे तो कभी नहीं मिलेगा। परिवर्तन तो तब आएगा जब एक वैकल्पिक संरचनाएं विद्यमान, पति कहे मैं समानता नहीं दूंगा, भाड़ में जाओ, तो उसके पास ये कहने की क्षमता होनी चाहिए कि मत दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहने वाली। आपके पिताजी ने, आपके दादाजी ने गांव से खबर भिजवाई कि बेटा 5 तारीख को तेरी शादी है। पहले भी मैंने एग्जांपल दिया, 5 तारीख को तेरी शादी है, चले आना। आपने कहा कि पापा हमसे पूछा तक नहीं, दादाजी हमसे पूछे नहीं, थोड़ा टाइम दीजिए, 5 तारीख को शादी में मैं कैसे आऊं, मैं भी तो जानूं लड़की कौन है, फलाना लिखना। दादाजी ने कहा दोबारा घर मत आना, तुम 5 तारीख को पहुंच गए, शादी किए, क्यों? क्योंकि कृषि अर्थव्यवस्था थी। आर्थिक व्यवस्था का कोई और स्वरूप विद्यमान नहीं था और आप आर्थिक रूप से पूरी तरह से परिवार पर निर्भर थे। आप परिवार पर निर्भर थे तो मां बाप के आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकते थे, क्योंकि जब वो घर से निकाल देंगे तो आप कहां जाओगे, क्या खाओगे। लेकिन आधुनिक समाज में दो घटनाओं ने, आधुनिक शिक्षा ने सर्टिफिकेट देकर आपको नौकरी का अवसर प्रदान किया। मेरी बातों को ध्यान से सुनना। और दूसरी तरफ औद्योगिक अर्थव्यवस्था के विकास ने योग्यता के आधार पर आपको नौकरी का अवसर दिया। आज आपके सामने नौकरी का विकल्प है, आज आप आत्मनिर्भर हो, आज आप नौकरी करते हो, कमाते हो। आज यदि आपके पिताजी ने या दादाजी ने कहा कि बेटा 5 तारीख को आपकी शादी है, चले आना, आप कहोगे, मजबूती के साथ कहोगे कि भाई पापा कम से कम हमसे पूछ लेते, दादाजी हमसे पूछ लेते। पापा नाराज हो गए, बोले तब दोबारा मत आना। आपने कहा नहीं आऊंगा, आप कर लो शादी, मुझे नहीं करना है। आप विरोध करने की स्थिति में हो, आप विरोध कर सकते हो। आप स्वतंत्रता और समानता की जो सोच, जो मूल्य आपने आंतरिकृत किया है, इंटरलाइज किया है, उसके अनुरूप आप व्यवहार कर सकते हो। उसके अनुरूप व्यवहार करने में सक्षम किसने बनाया? एक औद्योगिकरण और नगरीकरण ने आपको योग्यता के आधार पर रोजगार का अवसर दे दिया, परिवार पर आपकी निर्भरता को कम किया। महिलाओं के लिए अगर यही बात लागू किया जाए तो पति पर महिलाओं की निर्भरता, पुरुषों पर महिलाओं की निर्भरता कम हुई। अब वो अपनी मर्जी से अपनी बात कहने को तैयार है। वो पति से कह सकती है कि दोबारा हाथ मत लगाना, दोबारा गाली मत देना। पति कहेगा जाओ, बोलेगी बाय बाय, क्योंकि वो कमा सकती है, वो आर्थिक रूप से पति पर निर्भर नहीं है। क्यों? आधुनिक शिक्षा प्राप्त किया है उसने, इंजीनियरिंग किया है उसने, उसके पास डिग्री है, इसके आधार पर उसको नौकरी मिल सकती है। औद्योगिक अर्थव्यवस्था में नौकरी के ढेर सारे अवसर खुल गए हैं जो महिलाओं के लिए नौकरी देते हैं। कई जगहों पर तो रिजर्व है कई नौकरियां। अब आप समझ सकते हो कि आधुनिक शिक्षा के प्रचार प्रसार ने लोगों की सोच को तार्किक और वैज्ञानिक बनाकर, आधुनिकता के मूल्यों को आंतरिकृत करवाकर, धर्म के प्रभाव को उनके मन मस्तिष्क से कम करके विवाह व्यवस्था और परिवार व्यवस्था को प्रभावित किया है।
अगर हम कहें कि विवाह का धार्मिक संस्कारगत पक्ष कमजोर हुआ है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं आधुनिक शिक्षा एक प्रमुख कारण है। अगर हम कहें कि विवाह का संस्कारगत पक्ष कमजोर हुआ है तो उसके पीछे आधुनिक मूल्य व्यवस्था एक बहुत प्रमुख कारण है। और दूसरी तरफ आधुनिक शिक्षा में योग्यता के आधार पर नौकरी का अवसर देकर पत्नी को, स्त्री को, लड़की को या परिवार के अन्य सदस्यों को आत्मनिर्भर बनाया है, जिससे उसकी स्वतंत्रता, स्वच्छंदता, समानता के मूल्य को अनुरूप जीना उनके लिए आसान कर दिया। इस तरह से आधुनिक मूल्य व्यवस्था और आधुनिक शिक्षा व्यवस्था के प्रसार में हिंदू विवाह और परिवार व्यवस्था को, संयुक्त परिवार व्यवस्था में परिवर्तन को संभव बनाया है। तीसरा, लोकतांत्रिक राज्य और इस राज्य के द्वारा निर्मित कानून और विकास योजनाएं। भारत में 1947 में हमने लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था के स्वरूप को स्वीकार किया। भारत का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होगा? डेमोक्रेटिक हो। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम को एडॉप्ट किया। लोकतंत्र, जनता द्वारा चुनी हुई सरकार भारत में पावर में रहेगी और लॉ एंड ऑर्डर का काम करेगी। ये जनता द्वारा चुनी हुई सरकार जनता के हित में काम करेगी। और जनता का हित किसमें है? सोपारिकता में या समानता में? समानता में। जनता का हित किसमें है? पराधीनता में या स्वतंत्रता में? स्वतंत्रता में। जनता का हित किसमें है? मानव द्वारा मानव के शोषण में या सामाजिक न्याय में? सामाजिक न्याय। इसलिए इस लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था ने लोकहित में स्वतंत्रता, समानता और सामाजिक न्याय के मूल्यों को भारतीय समाज के मूल्य के रूप में स्वीकार किया और इसी के दिशा में भारतीय समाज में परिवर्तन लाने के लक्ष्य को निर्धारित किया और संविधान के द्वारा कानून बना करके विभिन्न विकास योजनाओं के माध्यम से हर क्षेत्र में परिवर्तन लाना शुरू किया। 76-77 वर्षों से आजाद भारत में परिवर्तन की यह प्रक्रिया शुरू है और यह परिवर्तन की प्रक्रिया की दिशा क्या है? आधुनिक समाज की ओर। इस परिवर्तन की दिशा क्या है? स्वतंत्रता, समानता और सामाजिक न्याय के मूल्यों पर आधारित समाज की ओर। परिणाम, इस लोकतांत्रिक राज्य ने हर क्षेत्र में समानता के दिशा में परिवर्तन के लिए संविधान और कानून का निर्माण किया। पति पत्नी संबंधों में समानता की दिशा में परिवर्तन के लिए क्या चाहिए? लड़का और लड़की दोनों को अपना विवाह करने का अधिकार चाहिए। वयस्क हो जाए और विवाह करे, ज्यादा बेटर है। विवाह की आयु 18 वर्ष, 21 वर्ष। अब सोचो, राज्य ऐसा क्यों कर रही है? पति पत्नी संबंधों में जहां भी असमानता और शोषण है, अन्याय है, उसको दूर करने के लिए कानून बनाया गया। परिवार के अंदर जहां भी असमानता और शोषण है, उसको दूर करने के लिए कानून बनाया गया। विशेष अधिनियम, विवाह अधिनियम 1954 के द्वारा, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के द्वारा, उत्तराधिकार अधिनियम 1956, 2005 के द्वारा पैतृक संपत्ति में महिलाओं को अधिकार देना। अब पैतृक संपत्ति में महिलाओं को अधिकार मिल जाएगा बच्चा। अब मेरी पत्नी भी 5 करोड़ की संपत्ति लेकर आएगी, मैं भी 5 करोड़ की संपत्ति लेकर आऊंगा और जब हम एक परिवार का निर्माण करेंगे तो आपको लगता है कि हम अपनी पत्नी को पीट सकते हैं, मार सकते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आर्थिक सशक्तिकरण, मेरी पत्नी का आर्थिक सशक्तिकरण हर क्षेत्र में उसके सशक्तिकरण को संभव बनाएगा, बना रहा है, बनाता है। उसी तरीके से चाहे वो दहेज प्रथा उन्मूलन कानून हो, सती प्रथा उन्मूलन कानून हो, तमाम तरह के कानून के माध्यम से, घरेलू हिंसा के विरुद्ध कानून हो, परिवार के अंदर कोई भी पुरुष महिलाओं के साथ हिंसा नहीं करेगा, जेल जाएगा, ये तमाम तरह के कानून के द्वारा एक आधुनिक समाज के निर्माण की दिशा में राज्य ने प्रयास किया है और इसका प्रभाव विवाह व्यवस्था और परिवार व्यवस्था वहां पर कोरिलेट करेंगे। सरकार की जो विकास योजनाएं हैं, क्योंकि भारत का सरकार एक वेलफेयर स्टेट है, हमने संयुक्त परिवार के प्रकारों में परिवर्तन दिखाया और कहा कि अब ये सामाजिक सुरक्षा वाला काम इसका कमजोर हुआ है। क्यों भाई? वेलफेयर स्टेट आ गया है।
वेलफेयर स्टेट, बच्चों के पालन पोषण से लेकर कई हमारी सरकारी योजनाएं महिलाओं के लिए चल रही है। महिलाओं के प्रसव कराने से, बच्चा पैदा कराने से लेकर के महिलाओं के पोषण को ठीक करने, बच्चों के पोषण को ठीक करने के लिए ढेर सारी योजनाएं चलाई जा रही है। वृद्धों की देखभाल के लिए वृद्धाश्रम, वृद्धों के रक्षोपाय की दिशा में सरकार ने 2007 में एक मजबूत कानून का निर्माण किया। हर जिला में वृद्धाश्रम खोला जा रहा है। अब बताओ, परिवार वृद्धों की देखभाल करता था, ये परिवार का प्रमुख प्रकार था। हमने लिखा प्रकारों में परिवर्तन, और हमने कहा कि परिवार अब अपने सदस्यों के सामाजिक आर्थिक सुरक्षा की जो भूमिका निभाता था, उसकी भूमिका में कमी आई है। वहां पर यह परिवर्तन में कारण भी उत्तरदायी है। तो लोकतांत्रिक राज्य में संविधान, कानून और विकास योजनाओं के माध्यम से पूरे भारतीय सामाजिक जीवन को में परिवर्तन को संभव बनाया है, आधुनिक समाज की ओर परिवर्तन को संभव बनाया है, और इसने विवाह और परिवार व्यवस्था को भी प्रभावित किया। इस तरीके से हम तीनों कारणों को जस्टिफाई करेंगे, इसको दिखाने का प्रयास करेंगे, कोरिलेट करने का प्रयास करेंगे। हमारा चौथा कारण है औद्योगिकरण एवं नगरीकरण। औद्योगिकरण का मतलब होता है मशीनों से उत्पादन, केंद्रीकृत उत्पादन और बृहद स्तरीय उत्पादन, जहां उत्पादन में मानवीय ऊर्जा की जगह यांत्रिक ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, मशीनों से उत्पादन किया जाता है। एक ही जगह पर 50,000, 1,00,000 लोग उत्पादन की प्रक्रिया में सहभागी होते हैं। ये औद्योगिकरण की विशेषता है, सेंट्रलाइज प्रोडक्शन। और दूसरा लार्ज स्केल प्रोडक्शन, ढेर सारा उत्पादन संभव होता है, इसको इंडस्ट्रियलाइजेशन। ध्यान रखना, अब जब ढेर सारे लोग एक जगह इकट्ठा होंगे, सब रहेंगे। अगर एक ही जगह पर 10 इंडस्ट्री खुल गया और हर इंडस्ट्री में 1-1 लाख लोग हैं, तो 10 लाख लोग हो गए बच्चा। अब इंडस्ट्री में केवल काम करने वाली आबादी 10 लाख हो, और फिर 10 लाख लोगों की सर्विसेज देने के लिए कई दुकान खुल गए, कई मॉल खुल गए, कई रिक्शा वाले रिक्शा चलाने लगे, उनको टैक्सी वाले आकर के एक स्थान से उनके घर से उनके ऑफिस तक पहुंचाने, बाजार तक पहुंचाने, तमाम तरह के ऑफिसेज खुल गए। अब पता चला कि 50 लाख आबादी हो गया, नगर का विकास हुआ। तो सामान्य तौर पर औद्योगिकरण को नगरीकरण के उत्पाद के रूप में देखा जाता है, क्योंकि दुनिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन का एक सबसे बड़ा कारण रहा है। आई रिपीट, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन का एक बहुत बड़ा कारण रहा है। औद्योगिकरण, नगरीकरण का एक बहुत बड़ा कारण रहा है। और भारत में देखोगे तो औद्योगिकरण, पहले औद्योगिकरण पर फोकस कर, इसने भी विवाह व्यवस्था और परिवार व्यवस्था को प्रभावित किया। और सबसे पहला जो था वो ये था कि इसने योग्यता के आधार पर नौकरी का अवसर दिया। परिणाम क्या हुआ? पति पत्नी संबंधों में महिलाओं को, पत्नी को भी नौकरी मिल गई, परिवार के कई सदस्यों को नौकरी मिल गई, पत्नी की आत्मनिर्भरता बढ़ी, परिवार के सदस्यों की आत्मनिर्भरता बढ़ी, परिवार पर निर्भरता कम हुई, मुखिया पर निर्भरता कम हुई, पत्नी की पति पर निर्भरता कम हुई, बच्चों की मां बाप पर निर्भरता कम हुई। अब जब मां बाप पर निर्भरता कम हो गई, परिवार पर निर्भरता कम हो गई, पति पर निर्भरता कम हो गई, तो पति पत्नी संबंध हो या पारिवारिक संबंध हो, समानता की दिशा में परिवर्तन संभव हो। मुखिया की सत्ता विकेंद्रित हुई, पति की सत्ता विकेंद्रित हुई, पितृसत्तात्मक परिवार की जगह लोकतांत्रिक परिवार का उद्भव। यू नो, इसको सिमेट्रिकल फैमिली, सिमेट्रिकल फैमिली, वह फैमिली जहां पति पत्नी संबंधों में समतामूलक संबंध पाया जाता हो, बराबरी वाला संबंध पाया जाता हो, पति पत्नी दोनों डिसीजन लेते हो, दोनों मिलकर काम करते हो, दोनों कमा रहे, दोनों निर्णय ले रहे। यहां पति की डोमिनेंसी नहीं। औद्योगिकरण ने रोजगार के अवसर को उपलब्ध करा करके, सबको नौकरी उपलब्ध करा करके, योग्यता के बल पर नौकरी को उपलब्ध करा करके सबको आत्मनिर्भर बनाया है। परिणामतः स्वतंत्रता और समानता के मूल्यों के अनुरूप विवाह और परिवार व्यवस्था में परिवर्तन संभव हुआ है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, औद्योगिकरण ने गतिशीलता की मांग को तीव्र किया है। मेरी बातों को फोकस करो। औद्योगिकरण ने गतिशीलता की मांग को फोकस किया।
संभव बनाया है और योग्य व्यक्तियों को बुलाया है, वैकेंसी निकाला। दिल्ली में, मुंबई में, सूरत में, जहां जहां ज्यादा इंडस्ट्री लगा, आओ आओ आओ, और बिहार से लोग ट्रेन पकड़ कर सूरत चले गए, बिहार से लोग ट्रेन पकड़ करके चेन्नई चले गए, बेंगलुरु चले गए, अहमदाबाद चले गए, मुंबई चले गए, दिल्ली चले गए। गए तो पूरे कुनबा के साथ गए, अकेले गए? अकेले गए। पहले अकेले गए, फिर अपनी पत्नी को बुला लिया, फिर बच्चों को बुला लिया। इस तरह से औद्योगिकरण ने श्रम की गतिशीलता को संभव बनाकर, औद्योगिकरण ने श्रम की गतिशीलता को संभव बनाकर परिवार के आकार को छोटा किया है और एकाकी परिवार के रूप में संयुक्त परिवार में परिवर्तन को संभव बनाया है। या दूसरे शब्दों में कहो तो संयुक्त परिवार के हाउस होल्ड डायमेंशन में परिवर्तन को संभव बनाया है। कल तक जो संयुक्त परिवार के सदस्य एक गांव में एक ही घर में 50 सदस्य रहते थे, अब उसके कई सदस्य अलग अलग शहरों में जाकर के नौकरी कर रहे हैं, इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। और इंडस्ट्री में काम नहीं कर रहे हैं तो इंडस्ट्री ने जो नगरीकरण को संभव बनाया, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन तो ढेर सारे सर्विस सेक्टर, और जब ढेर सारा सर्विस सेक्टर तो वहां पर भी तो नौकरी के अवसर खुले, तो कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से इंडस्ट्रियलाइजेशन ने इन क्षेत्रों में नौकरी के अवसर को बढ़ाया। और अब परिवार के सदस्य अलग अलग शहरों में अलग अलग जगहों पर जाकर के नौकरी कर रहे हैं। परिणाम, एक जगह जो 50 सदस्यों का परिवार होता था बच्चा, अब वो पति पत्नी और अविवाहित बच्चों के रूप में परिवार, छोटे परिवार के रूप में तब्दील हो गया। उसका हाउस होल्ड डायमेंशन चेंज हुआ। पीछे हम लोग लिख करके आए, लिखना आसान है, ये तो लिखवा ही दे रहे हैं बच्चा। असली आपकी पढ़ाई है यहां बैठाओ, दिमाग में बैठाओ, एक समझ के रूप में अपने को डेवलप करो, विषय की एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए। दूसरा, हार मत मानो। कमेंट बॉक्स पर फोकस करने के बजाय थोड़ा सा सब्जेक्ट पर फोकस करो यार। खोने के लिए तुम्हारे पास 2-3 साल के सिवा कुछ नहीं, और पाने के लिए भारत का सबसे टॉप पोस्ट है। थोड़ा ताकत लगाओ, मेरी बात मानो मेरे प्यारे बच्चों। मैं यहां एक शिक्षक के रूप में हूं, और शिक्षक के रूप में मैं एक व्यवसायिक दायित्व का निर्वहन तो कर ही रहा हूं, हमारे कुछ नैतिक दायित्व भी। और नैतिक दायित्व केवल आपको पढ़ाना तक सीमित नहीं है, आपको मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार करना भी हमारा नैतिक दायित्व। इसलिए बीच बीच में मैं आपको ये सब बातें बोलता हूं, फोकस करो। मैं तो कहता हूं कि जब मेरा क्लास आप करो ना, चैट बॉक्स को भूल जाओ, लिखना शुरू करो और अपने दिमाग को कंसंट्रेट करो, फोकस करो। जो हमारे बच्चे जो अभी शुरुआत में है, बीए पार्ट 1 पार्ट 2 में है, उनको भी फोकस करना होगा, क्योंकि उनके पास तो अभी टाइम है बच्चा, और टाइम है कि जब तक वो पढ़ के कंप्लीट करेंगे और 2-3 सालों में रिवीजन करके इतना शानदार करे, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करे यार, वो टॉप करने के लिए करे। हमारी तैयारी यूपीएससी पास करने के लिए नहीं होनी चाहिए, हमारे हर छात्रों की तैयारी यूपीएससी में टॉप 10 में आने की होनी चाहिए। यूपीएससी में टॉप 10 में आने की तैयारी होनी चाहिए। जिस दिन टॉप 10 में आने की तैयारी करोगे ना, भागते भागते टॉप 100 में जरूर आ जाओगे, टॉप 500 में जरूर आ जाओगे, आईएएस जरूर मिलेगा, सिलेक्शन तो पक्का है यार। उछाल लंबा मारो। और कोई जबरन आपको नहीं कहा है, जिंदगी एक मंच है, हम पैदा लेते हैं, इस मंच पर अपने अपने अभिनयों को करते हैं और फिर मर जाते हैं। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाते, ये सत्य है, ये यथार्थ है। लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है यार, हम जीवन को जीते हैं तो शारीरिक सुख के लिए ही नहीं जीते, कुछ अपने आत्मिक सुख के लिए भी जीते। लोग पागल नहीं है कि जान देकर के माउंट एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ते हैं। अरे पागल कुत्ते ने काटा यार, क्यों मरने जा रहे हो? माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ करके क्या कर लोगे?
बट ये सोच गलत है। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने के बाद जो उसे संतुष्टि मिलती है बच्चा, वो वही जानता। जो उसे अच्छा लगता है उसे वही जानता है। मैदान में दौड़ दौड़ के फुटबॉल खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, क्या पागलपन है यार, डंडा लेके ऐसे टक टक कर रहे हो। नो, मैच खेल के जो जीतने का सुख होता है वो मैच खेलने वाला ही जानता है। हारता भी है, हार जीत तो लगा रहता है यार, लेकिन ये जो जीवन पथ, ये तुम्हारी यात्रा है ना, इस यात्रा के लिए अंदर से ऊर्जा का होना जरूरी, नहीं तो रुक जाएगी, पूरी सृष्टि रुक जाएगी, पूरा जगत रुक जाएगा, तुम रुक जाओगे। सब रुक जाएगा। इसलिए हर व्यक्ति में एक जज्बा, एक जुनून होना चाहिए अपने लक्ष्यों के प्रति। एक बच्चे ने लिखा कि 33,000 पढ़ते हैं, सब टॉप। अरे सब टॉप करने का प्रयास करो। अगर ये हम सोचने लगे कि 33,000 पढ़ते हैं यार, 5 लाख लोग देते हैं यार, 10 लाख लोग देते हैं, तो हम कभी कुछ जीवन में नहीं कर पाएंगे। हम कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें ये नहीं देखना है, हमें देखना है अर्जुन की तरह लक्ष्य। उस लक्ष्य को देखो और उस पर फोकस्ड हो जाओ। मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है, मैं आपको कहूं, बार बार कहूं, और मैं अपेक्षा करूंगा कि आप फोकस्ड हो। जिस दिन क्वालिफाई करोगे ना, उस दिन तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। जो सुख की अनुभूति होगी वो अभी जो नए बच्चे हमारे पढ़ाई शुरू किए हैं वो नहीं अनुभूति उसकी कर सकते हो। जो कुछ समय बिता चुके हैं उनसे पूछो, जो अनुभूति होती है बच्चा, उसका कोई जवाब नहीं। तो क्या फर्क पड़ता है, बिंदास मस्ती से हंसते हंसते जाओ, गप करो, एंजॉय करो, बट पढ़ो, उसको फोकस रखो। दिन भर में 8-10 घंटा फोकस करके पढ़ लो। अगर मान लो कि 2.5 घंटे आप मेरे साथ बिताते हो, 2 घंटे बिताते हो, तो 2 घंटे अगर अपने को फोकस कर देते हो टॉपिक पर, तो उसका असर कुछ और होगा। और इस 2 घंटे में ध्यान को दाएं बाएं कर देते हो तो उसका असर कुछ और होगा। इसलिए आई रिक्वेस्ट, बहुत डर लगता है अब सर यूपीएससी से। गलत है बच्चा। सुनते हो ना, जो डर गया वो मर गया। काहे का डर? क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे। काहे का डरना? मिल गया तो हिप्पी पूरे, नहीं मिला तो भी हिप्पी पूरे। यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र क्यों डर रहे हो? 1000 सीट यूपीएससी का, 3-4 हजार सीट स्टेट पीसीएस का, एक साल में लगभग 4,000 सीट आपके सामने है, 5,000 सीट आपके सामने है। 5 साल तक है, 6 साल तक है। मैंने पीछे भी कहा था कि एक प्रधानमंत्री का एक ही पोस्ट होता। सोचो 10 सालों से हमारे मोदी साहब उस पर कब्जा जमाए हुए, फिर भी लोगों ने हार नहीं माना है। उस एक पोस्ट के लिए आज भी कड़ी प्रतिस्पर्धा के साथ, अपने हौसले के साथ लोग लगे हुए हैं। तुम्हारे लिए तो यार हर साल 4,000 5,000 पोस्ट है, तुमको तो उसमें एक जगह बनाना है, केवल और केवल एक जगह बनाना है। ये तुम्हारा एक विशेष किस्म का मनोविज्ञान है जो कह रहा है कि डर लग रहा है। मत डरो, पूरी ताकत झोंक दो। 4,000 में से एक जगह बनाना कठिन काम नहीं होगा बच्चा। इस साल नहीं तो अगले साल, अगले साल नहीं तो अगले साल, पक्का है होगा। और आईएएस नहीं बने और एसडीएम बन गए तो कोई बुरा नहीं है। आपके क्षेत्र में एसडीएम होते हैं, डीएसपी होते हैं, स्टेट पीसीएस से होते हैं, क्या बुरा है? लेकिन ये सोचो, जब तुम्हारे बच्चे तुमसे पूछेंगे कि पापा आपने यूपीएससी की तैयारी की थी, आप कहोगे हां की थी। पूछेंगे पापा आपने पीटी पास की थी, आप कहोगे नहीं की थी बेटा। कैसे मुंह दिखाओगे, क्या कहोगे उनको? अरे कम से कम ये तो कहो कि यार 2 बार मेंस लिखा था बेटा, नहीं हो पाया।
एक सम्मानजनक लक्ष्य तक पहुंचो, और इसके लिए जरूरी है ताकत लगाओ, और जब ताकत लगाओगे तो एक सम्मानजनक नहीं, सफल हो जाओगे, सफल हो जाओगे। ठीक है, तो कोशिश हम लोग करें कि हम लोग अपने को तैयार करें, फोकस करें। मॉडर्न वैल्यू सिस्टम, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम और इसके द्वारा निर्मित सोशल लेजिस्लेशन और डेवलपमेंट प्रोग्राम। और हमारा चौथा कारण था औद्योगिकरण एवं नगरीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन का विवाह और परिवार पर क्या प्रभाव है मैंने बता दिया, अर्बनाइजेशन का विवाह परिवार पर क्या प्रभाव, अर्बनाइजेशन का विवाह परिवार पर क्या प्रभाव, नगरीकरण का विवाह परिवार पर प्रभाव है बच्चा। मान लो विवाह और परिवार से जुड़ी प्रथा परंपरा का उल्लंघन करना है, अंतरजातीय विवाह नगरों में ही हो सकता है, गांव में नहीं, क्योंकि गांव में विवाह और परिवार संबंधी प्रथाओं का उल्लंघन करने पर गांव के लोग नहीं चैन से जीने देंगे। नगर में लोग अपरिचित होते, और जब नगर में अपरिचित लोग होते हैं तो आसानी से विवाह परिवार संबंधी प्रथा परंपरा का उल्लंघन करना आसान हो जाता है, आसानी से लोग कर देते। प्रेम विवाह करके, अंतरजातीय विवाह करके, लिव इन रिलेशनशिप में ये जो विवाह और परिवार में परिवर्तन संबंधी ये जो नई नई चीजें उभर कर सामने आई है, ये नगरीकरण के कारण संभव हुई है, ये नगरों में ही संभव हुई, क्योंकि नगरों में सब अपरिचित होते हैं, सब एक दूसरे के साथ अपरिचित रहते हैं। वो आसानी से लव मैरिज करके वहां रह लेते हैं, गांव में वो साथ साथ नहीं रह सकते हैं। इस रूप में अर्बनाइजेशन ने भी विवाह व्यवस्था और परिवार व्यवस्था के परिवर्तन को संभव बनाया। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास, साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। विज्ञान के विकास ने हमारी सोच को तार्किक और वैज्ञानिक किया है, विज्ञान के विकास ने हमारी सोच को तार्किक और वैज्ञानिक किया है। हमारे मन मस्तिष्क से धर्म का प्रभाव कमजोर हुआ है, और जब धर्म का प्रभाव कमजोर हुआ है तो पत्नी ने पति को परमेश्वर मानने की धारणा छोड़ दी है। विवाह संबंध को अब परमानेंट ईश्वर रचित संबंध नहीं माना जाता है। समझ में आ रहा? इस रूप में विज्ञान के विकास ने विवाह और परिवार व्यवस्था में परिवर्तन को संभव बनाया। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ने कैसे बनाया? कई रूपों में बनाया। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का ही एक रिजल्ट है ट्रांसपोर्टेशन के ढेर सारे साधनों का विकास, ढेर सारे मोटर गाड़ी का विकास, रेल का विकास, बुलेट एक्सप्रेस का विकास, बुलेट रेल का विकास, हवाई जहाज का विकास, ये सभी के सभी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का पार्ट है बच्चा। अब बताओ, ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में इतना तेजी से विकास हुआ कि हम बारात लेके तमिलनाडु जा सकते। आप कह सकते हो ना कि विवाह का जो क्षेत्रीय सीमितता थी, बंधन था, वो कमजोर हुआ है, और अब हम दूर दूर तक विवाह करना लोगों ने शुरू कर दिया। ये जो पहलू है परिवर्तन का, उसमें कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट या ट्रांसपोर्ट के साधनों का विकास महत्वपूर्ण फैक्टर है, कारण है। इस रूप में भी इसने प्रभावित किया है। प्रौद्योगिकी मतलब मशीनों का विकास। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास का एक रूप है जहां विवाह या जीवन साथी के चयन में इंटरनेट की भूमिका बढ़ी है, सोशल मीडिया की भूमिका बढ़ी है। वर चाहिए, वधू चाहिए, शादी.com, मैरिज.com जैसे ढेर सारे ऐप बनाए गए हैं, वेबसाइट बनाया गया है, और उसके माध्यम से लोग अपने जीवन साथी का चुनाव करते हैं। इस रूप में भी इसने विवाह परिवार व्यवस्था में परिवर्तन को संभव बनाया है। तीसरा, संचार क्रांति, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ने घर में महिलाओं के काम को आसान कर दिया। पितृसत्तात्मक समाज, पितृसत्तात्मक परिवार, पुरुष बाहर का काम करेगा, महिलाएं घर के अंदर का काम करेंगी। कालांतर में पुरुष ने कहा कि हे महिला, तुम भी पढ़ सकती हो, तुम भी नौकरी कर सकती हो। लेकिन ट्रांजिशनल फेज में
पुरुष ने कहा कि तुम भी पढ़ सकती हो, तुम भी नौकरी कर सकती हो, लेकिन घर के काम को देखने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी ही होगी। अब 50% काम कल के डेट में पुरुष करते थे, बाहर का टोटल काम, और 50% काम महिलाएं करती थी, घर का टोटल काम। पुरुषों ने महिलाओं को कहा कि तुम बाहर का काम करो, पढ़ो, नौकरी करो, लेकिन पुरुषों ने शुरुआती दिनों में घर के काम की जिम्मेदारी महिलाओं के जिम्मे ही रखती, तो महिलाओं का 50% काम ज्यों का त्यों रह गया। बच्चे की देखभाल भी महिलाएं करेगी, मां करेगी, सास ससुर बूढ़े की देखभाल मां करेगी, कपड़ा धोने खाना बनाने का काम मां करेगी, पति पत्नी का कपड़ा नहीं धोएगा, मोगड़ा कहलाएगा। पति बच्चों की देखभाल और पति बच्चों का डायपर चेंज नहीं करेगा। जो ट्रांजिशनल फेज है चेंज का, पश्चिमी समाजों में भले करता हो, इंडिया में नहीं। महिलाओं पर लोड बढ़ गया, 50% काम तो पहले ही कर रही थी, अब बाहर के काम का भी जब उसको अवसर मिला, 90% काम उस महिलाओं ने करना शुरू किया। कामकाजी महिला, नौकरी करने वाली महिला, जहां उसको नौकरी का भी काम करना पड़ रहा है और घर का काम भी करना पड़ रहा, थैंक्स टू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। थैंक्स टू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, जिसने महिलाओं के घर के काम को आसान कर दिया। परिणाम, अब वो दोनों काम कर देती है। सुबह सुबह वॉशरूम जाती है, वहां पर वॉशिंग मशीन में कपड़ा डाल करके आधे घंटे में कपड़ा धो करके सब कुछ रेडी करके उधर से नहा के निकल जाती है। तब तक सिटी बच जाता है, खाना बन चुका होता है, टोस्टर में टोस्ट गर्म करके सुबह सुबह ऑलरेडी नाश्ता दे चुकी है, गैस का चूल्हा, कुकर, ढेर सारे मशीन, कुछ खाना रख दी गर्म करके लोग खा लेंगे, सब कुछ करके फ्रिज में रख करके अब ड्यूटी चली गई। ये मशीनों का विकास है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, जिसने घर में महिलाओं को घर का काम और बाहर का काम करने में सक्षम बनाया, नौकरी करने में सक्षम बनाया है। महिलाएं नौकरी करने में सक्षम हुई है और नौकरी करने से पारिवारिक संबंधों में परिवर्तन आया, महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ, परिवार में महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ। इसके बाद हमारा छठा पॉइंट था वैश्वीकरण एवं संचार क्रांति। वैश्वीकरण से क्या हुआ? इंडस्ट्रियलाइजेशन तेज, डन, रोजगार के ढेर सारे अवसर, और ढेर सारे रोजगार के अवसर से क्या? विवाह व्यवस्था पर प्रभाव पड़ा, महिलाओं का आत्मनिर्भरता बढ़ा, परिवार के सदस्यों का आत्मनिर्भरता बढ़ा, लिख सकते। वैश्वीकरण और शिक्षा के क्षेत्र में ढेर सारे प्राइवेट सेक्टर का विकास, आधुनिक शिक्षा का तेजी से प्रसार, और आधुनिक शिक्षा का जो प्रभाव पड़ता है विवाह परिवार पर, उसको कोरिलेट कर देंगे। वैश्वीकरण और आधुनिकता के मूल्यों का तेजी से प्रसार, और उसका क्या प्रभाव पड़ता है विवाह और परिवार पर, उसको दिखा देंगे। संचार क्रांति और पश्चिमी जीवन शैली का तेजी से प्रसार। भारत के शहरों में लिविंग रिलेशनशिप जीने वाला कोई छात्र या छात्रा, लड़का या लड़की, इसके लिए लंदन गया हो जरूरी नहीं है, पर फिर भी पश्चिमी जीवन शैली को इंडिया में रह करके जी रहा है। वो खुलेआम समलैंगिक संबंधों के साथ जी रहा है, समलैंगिक विवाह की मांग कर रहा है, लिविंग रिलेशनशिप में रह रहा है, अपने लिविंग रिलेशनशिप के को लीगलाइज करने के लिए आंदोलन कर रहा है। ये सब कुछ कहीं ना कहीं पश्चिमी जीवन शैली के प्रभाव को परिलक्षित करता है, और यह पश्चिमी जीवन शैली का प्रभाव उसके ऊपर इंग्लैंड और यूरोप के देशों में जाकर, अमेरिका जाकर संभव नहीं हुआ है। संचार क्रांति, घर बैठे बैठे संचार साधनों के माध्यम से वो पश्चिमी जीवन शैली से अवगत हो गया है, पश्चिमी दुनिया में क्या घटित हो रहा है उससे वो अवगत हो गया है। यहीं बैठे बैठे हर बच्चा जान रहा है कि बुर्का के विरोध में ईरान में आंदोलन चल रहा है। इतना टीवी चैनल है, इतना मीडिया है, सोशल मीडिया है, फेसबुक है, हर जगह कोई दुनिया के देशों में अलग अलग क्षेत्रों में घटना घटित होती है और वो आ जाती है। इस तरीके से वैश्वीकरण और संचार क्रांति ने विवाह परिवार व्यवस्था को कई रूपों में प्रभावित किया है। कई नई नई चीजें आ गई है। आजकल शादी में जाओ तो मशीन लगा रहता है, मशीन उठाता है ऐसे ऊपर। मैं गया एक जगह शादी में, तो मैं देखा न स्टेज पे दुल्हा है न दुल्हन है, सब नदारत है। तब तक अचानक देखा कि ऊपर से एक बड़ा सा गोला उतर रहा है क्रेन से। सब लोग ऊपर देख रहे हैं, मैं भी ऊपर देखने लगा। फिर मैंने देखा कि वो गोला ऐसे ऐसे खुला और वो कमल का फूल बन गया, और उसी के अंदर लड़का और लड़की, दुल्हा और दुल्हन खड़े थे, और फिर उसके ऊपर फूल बरसना शुरू हुआ।
दोनों ने जयमाल डाला, फूल बरसना शुरू हुआ और नीचे से सारे लोग ऐसे मोबाइल लगा करके उसका वीडियो बना। जयमाल के बाद लोगों ने तालियां बजाई, फूल बरसाए गए, फिर धीरे धीरे क्रेन उसको नीचे उतारा, उसमें से दरवाजा बना और सीधे वहां से निकल करके दुल्हा दुल्हन स्टेज पर बैठ गए। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का प्रभाव। तो टेक्नोलॉजी ने कई रूपों में हमारी विवाह व्यवस्था को, परिवार व्यवस्था को प्रभावित किया है और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में ग्लोबलाइजेशन एक बहुत बड़ी भूमिका में है। इंडिया में आज टेक्नोलॉजी नई नई आई 1991 के आर्थिक सुधार के बाद, वैश्वीकरण के बाद। और छठा पॉइंट है हमारा कोविड-19। कोविड-19 एक ऐसी महामारी रही जिसने पूरे भारत को, पूरे विश्व को बंद कर दिया। और बंद किया तो सब लोग आकर घर में रहने लगे, साथ साथ रहने लगे। और साथ साथ रहने का अच्छा प्रभाव भी पड़ा और बुरा प्रभाव भी। कल तक सुबह 9 बजे ही पति ड्यूटी चला जाता था, पत्नी पति को ड्यूटी भेज के फ्री, चाय बना के, टिफिन तैयार करके, नाश्ता तैयार करके, खाना तैयार करके फटाफट पत्नी ने पति को दिया, बच्चे को दिया, बच्चा स्कूल गया, अब 3-4 बजे लौटेगा। पति ड्यूटी गया, रात को 8 बजे लौटेगा, पत्नी फ्री, घर का काम वगैरह निपटा करके और किटी पार्टी, एंजॉय, गपशप, टीवी। बेचारी पत्नी का फ्रीडम चला गया, मां का फ्रीडम चला गया। कोविड-19 के प्रभाव स्वरूप पति लगातार घर में ही रहने लगा, घर से ही काम करता है, बच्चे घर में ही रहने लगे, घर से ही पढ़ाई करते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई उन्होंने शुरू कर दिया, पति ने ऑनलाइन काम करना शुरू कर दिया, वर्क फ्रॉम होम। ये कोविड-19 का एक प्रमुख प्रभाव था। अब इसमें अगर पति अच्छा है, पत्नी अच्छा है, बच्चे अच्छे हैं तो अच्छा प्रभाव पड़ा। संबंधों की संरचना पर अच्छा प्रभाव पड़ा। पति पत्नी संबंधों में अगर पति अच्छा है, सब कुछ ठीक है तो पॉजिटिव। अगर पति में पैट्रियार्की का पहलू है तो उस पैट्रियार्की की सोच वाले पति को पत्नी कुछ ही घंटे झेलती थी। सुबह 9 बजे से लेकर के रात को 9 बजे 12 घंटा वो पति बाहर रहता था, फिर 8 घंटा सो जाता था, तो 20 घंटा में बचा कितना, 4-5 घंटा ही उस पितृसत्तात्मक सोच वाले पति को पत्नी झेलती थी। अब तो 12 घंटा पति साथ में ही रह रहा है और रहेगा, और पैट्रियार्किकल थॉट वाला है तो क्या करेगा, जरा चाय बना के लाना। 11 बजे भी चाय मांगेगा, 2 बजे भी चाय मांगेगा, कहेगा थोड़ा नाश्ता बनाओ, थोड़ा पकौड़ा बनाओ, थोड़ा कुछ बनाओ, थोड़ा कुछ बनाओ। बताओ पत्नी मस्त रहती थी। और तो पति सिर पर बैठा हुआ है और दिन भर काम करवा रहा है। बच्चे भी परेशान किए हुए हैं, ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो। पति पत्नी संबंधों में कई जगहों पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा भारत में। कई जगहों पर कहानी डिवोर्स की स्थिति में आ गई। पति पत्नी संबंधों में लड़ाइयां हुई, झगड़े हुए, साथ रहने के कारण। क्योंकि जहां फैमिली का एक रूप है जहां सभी सदस्य सहयोग करते हैं, और यहीं पर इंडिया में फैमिली का एक रूप ऐसा भी है बच्चा, जहां मां या पत्नी ही सारा काम करती है, बाकी सब इंजॉय करते हैं। वहां पर पत्नी झेल गई, मां झेल गई। बट वहीं पर जहां सहयोगी किस्म के लोग हैं, वहां कोविड-19 ने संबंधों में और प्रगाढ़ता को संभव बनाया। जहां पत्नी पति को भेज के उनका इंतजार करती थी, पहले वाले केस में इंतजार नहीं करती थी, किटी पार्टी में टीवी देखती थी। जहां इंतजार करती थी वहां पति जब लगातार साथ में रहने लगा तो दोनों गप मारते थे, फटाफट चाय बना करके ले जाके बैठ जाती थी। दोनों की निकटता में वृद्धि हुई, दोनों के संबंधों में प्रगाढ़ता आई। तो अगर हम परिवार के अंदर पति पत्नी संबंधों पर कोविड-19 के प्रभाव की बात करें तो कुछ जगहों पर ये अच्छा रहा तो कुछ जगहों पर ही खराब। अगर हम परिवार में संबंधों का जो दूसरा मुख्य रूप है वो है मां बाप और बच्चों के बीच संबंध, ये भी दोनों तरह से प्रभावित हो। कुछ जगहों पर मां बाप और बच्चों के बीच
संबंधों में प्रगाढ़ता में वृद्धि हुई, सब साथ में रह रहे। जो पिता अपने बच्चों को केयर नहीं कर रहा था, अब तो साथ में रहकर के केयर करने लगा। बच्चा अगर आईआईटी का एग्जाम दे रहा है, नीट का एग्जाम दे रहा है, तो पिता वहीं पर साथ में सहयोगी के रूप में है, अपना ऑफिस का वर्क एट होम के रूप में काम भी कर लेता है और अपने बेटे पर भी ध्यान रखे हुए। उसका बेटा या उसका बच्चा उसकी आंख के सामने है, पढ़ाई लिखाई कर रहा है, उसको देख रहा है और साथ साथ रहने से दोनों के बीच निकटता में भी वृद्धि हुई, संबंधों में प्रगाढ़ता आई। बच्चा जो 9-10 घंटे स्कूल में चला जाता था, इधर उधर चला जाता था, एक्स्ट्रा स्कूल, कोचिंग, तमाम तरह की चीजें, वो सब कुछ घर में ऑनलाइन काम करने लगा, ऑनलाइन क्लास करने लगा, ऑनलाइन कोचिंग करने लगा, सब कुछ ऑनलाइन करने लगा। तो मां के साथ भी उसको रहने का अवसर मिला, साथ साथ दोनों ने एक दूसरे को समझा, दोनों के बीच प्यार बढ़ा, प्रेम बढ़ा। इस तरह से माँ बाप और बच्चों के बीच संबंधों में प्रगाढ़ता। तो कई जगहों पर माँ बाप और बच्चों के बीच दूरियां भी बनी। झल्लाने वाली मां समझदार मां नहीं है जहां पर, वहां बच्चों के साथ साथ रहने से उसको उबाऊ लगने लगा। बच्चे परेशान करते थे, ये कर दो, वो कर दो, करते करते वो थक गई, चिढ़ने लगी, चिड़चिड़ाहट उत्पन्न हुई। कई जगहों पर इन साथ साथ रहने से निगेटिविटी आई परिवार के अंदर। पिता भी देखने लगे, गलती करने पर पीटने लगे। उसके पहले तक तो 11-12 घंटे ऑफिस में होते थे, न देखते थे न पीटते थे, लेकिन यहां सामने देख रहे हैं तो पीटने लगे। बच्चे भी उबने लगे, बच्चों को भी अब मजा नहीं आता था। बच्चा भी स्कूल जाता था तो खुला जिंदगी जीता था, स्वतंत्र जिंदगी जीता था, स्वच्छंद जिंदगी जीता था। इस तरह से कोविड-19 ने सबको एक घर में ला करके बंद कर दिया और इसने पति पत्नी संबंधों, मां बाप और बच्चों के बीच संबंधों, बूढ़े मां बाप और नाती पोतों के बीच संबंधों, सभी तरह के संबंधों को पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह से प्रभावित। बच्चा यही है कारण। क्लियर है? कोई दिक्कत? मैंने हर कारण को कोरिलेट करने का और समझाने का प्रयास किया। यहां पर मैं एक कारण पर और चर्चा करूंगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन एक डिबेट है। डिबेट ये है कि भारत में जब ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में परिवर्तन आने लगा, मैं संयुक्त परिवार पे आ रहा हूं, तो एक तरफ आधुनिकता के मूल्यों का प्रसार हुआ, स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय, और परिवार में पति पत्नी संबंधों में स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय की मांग पत्नी ने किया, बच्चों ने किया, ज्वाइंट फैमिली में अन्य सदस्यों ने किया। और मुखिया स्वतंत्रता और समानता के अधिकार देने के लिए तैयार नहीं था। कहीं पर भी जो टॉप में होता है वो जल्दी अधिकार देने के लिए तैयार नहीं होता है। पति ने पत्नी को समानता का अधिकार देने के लिए, पूरी तरह समानता का अधिकार देने के लिए तैयार नहीं हुआ। परिणाम, पति पत्नी संबंधों में इस मुद्दे को लेकर लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ। संयुक्त परिवार में इस मुद्दे को लेकर के लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ और फाइनली परिवार का विघटन हुआ। संयुक्त परिवार टूटा, एकाकी परिवार में तब्दील हुआ। डन। पश्चिमी विद्वानों ने, मेरी बातों को ध्यान से सुनना, पश्चिमी विद्वानों ने इस बात पर फोकस किया कि आधुनिकता के मूल्यों के प्रसार में, आधुनिकीकरण की इस प्रक्रिया ने पारिवारिक विखंडन को संभव बनाया, संयुक्त परिवार में विघटन को संभव बनाया और संयुक्त परिवार से एकाकी परिवार के दिशा में परिवर्तन को संभव बनाया। आधुनिक मूल्य व्यवस्था ने, स्वतंत्रता, समानता और न्याय के मूल्यों ने, व्यक्तिवादिता ने, व्यक्तिवादिता बढ़ी, व्यक्ति अपने हितों को महत्व देने लगा, संयुक्तता की भावना कमजोर हुई, संयुक्त परिवार में बंटवारा हुआ। तो संयुक्त परिवार में परिवर्तन का कारण आधुनिकता के मूल्य है, स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय, व्यक्तिवादिता। इन्होंने संयुक्त परिवार में विघटन को संभव बनाया। डन? क्लियर है? संयुक्त परिवार में परिवर्तन का कारण, संयुक्त परिवार से एकाकी परिवार में परिवर्तन का कारण आधुनिक मूल्य व्यवस्था है।
यहां पर कारणों में यही एक डिबेट है। भारतीय विद्वानों ने कहा कि नहीं, संयुक्त परिवार से एकाकी परिवार में जो परिवर्तन हुआ उसमें आधुनिकता के मूल्य नहीं, अर्थव्यवस्था में परिवर्तन एक बहुत बड़ा कारण रहा, औद्योगिकरण एक बहुत बड़ा कारण। क्योंकि औद्योगिकरण में योग्यता के आधार पर ढेर सारे नौकरी के अवसर को उपलब्ध कराया। अब जब ढेर सारे नौकरी का अवसर उपलब्ध हुआ बच्चा, तो परिवार के सदस्यों ने आर्थिक उपार्जन के लिए, अपनी आर्थिक शक्ति को बढ़ाने के लिए अलग अलग शहरों में जाकर के इंडस्ट्री में काम करने लगे, ताकि उनसे उपार्जन किया जा सके और अपने गांव के संयुक्त परिवार की जरूरतों को पूरा किया जा सके। उनका उद्देश्य विघटन करके परिवार को अलग होना और नौकरी करना नहीं था। उनका उद्देश्य वहां से पैसा कमाकर और अपने संयुक्त परिवार की जरूरतों को पूरा करना था। पॉजिटिव। इसलिए औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप संयुक्त परिवार व्यवस्था में एकाकी परिवार की दिशा में परिवर्तन हुआ। बट ये एकाकी परिवार छोटा परिवार हुआ, हाउसहोल्ड डायमेंशन में परिवर्तन हुआ, ज्वाइंटनेस की फीलिंग। पीछे हम लोगों ने इसकी चर्चा करी थी। इन्होंने कहा कि भारत में संयुक्त परिवार से एकाकी परिवार में परिवर्तन का मुख्य कारण आधुनिकता का मूल्य नहीं, वैल्यू सिस्टम नहीं, बल्कि इकोनॉमिक सिस्टम है, इंडस्ट्रियलाइजेशन। इस पर एक सवाल यूपीएससी ने पूछा। यूपीएससी ने पूछा 2014 में कि भारत के ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में परिवर्तन में मूल्यों की जगह आर्थिक कारक प्रमुख रहे। अब इस पर आपको कमेंट करना है। हम क्या कहेंगे? हम केवल भारतीय विद्वान के विचारों का समर्थन नहीं करेंगे, हम पश्चिमी विद्वानों के विचारों का समर्थन नहीं करेंगे, हम मध्य मार्ग अपनाएंगे और हम कहेंगे कि भारत में ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में परिवर्तन हुआ है, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम एकाकी परिवार के रूप में परिवर्तित हुई है और इसमें कारण आधुनिकता के मूल्य भी है और इंडस्ट्रियलाइजेशन भी है, इकोनॉमिक सिस्टम भी है। यही हमारा स्टैंड होगा और हमको रिलेट करेंगे कि कैसे आधुनिकता के मूल्यों ने संयुक्त परिवार में परिवर्तन को संभव बनाया, कि मैं बता चुका हूं, और कैसे औद्योगिक अर्थव्यवस्था ने संयुक्त परिवार में परिवर्तन को संभव। ये एक डिबेट है और इस डिबेट के अकॉर्डिंगली हमको यहां पर तैयार रहना है और हमको एक आंसर करना। यहां पर एक और सवाल यहीं से पूछ दिया जाता है और सवाल पूछा जाता है कि न्यूक्लियर फैमिली औद्योगिकरण का उत्पाद है, बाई प्रोडक्ट है, यानी औद्योगिकरण में ही न्यूक्लियर फैमिली के उद्भव को संभव बना। तो इस टाइप का अगर सवाल हो तो हमारे दिमाग में खुला होना चाहिए कि हम यहां पर क्या आंसर। ये है बच्चा आपका एक टॉपिक। अब हम लास्ट टॉपिक आपके सामने पहले क्वेश्चन पे चर्चा कर देते हैं। मैंने अभी कहा था 2014 का एक क्वेश्चन है, संयुक्त परिवार का जीवन चक्र। संयुक्त परिवार का जीवन चक्र, लाइफ साइकिल, सामाजिक मूल्यों के बजाय आर्थिक कारकों पर निर्भर करता है। संयुक्त परिवार का जीवन चक्र चेंज, संयुक्त से एकाकी। विद्वानों ने कहा कि कृषि अर्थव्यवस्था संयुक्त परिवार, बड़ा परिवार, औद्योगिक अर्थव्यवस्था छोटा परिवार। श्रम की गतिशीलता की मांग, उसके कारण परिवार का आकार छोटा। संयुक्त परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसे की जरूरत और उसके कारण सब अलग अलग इंडस्ट्री में जाकर लोग काम करने लगे, परिवार का आकार छोटा। संयुक्त परिवार का जो जीवन चक्र है संयुक्त से एकाकी की ओर, ये आर्थिक कारकों पर निर्भर करता है, सामाजिक मूल्यों पर निर्भर करता है। पश्चिमी विद्वानों ने कहा था, भारतीय विद्वानों ने कहा कि सामाजिक मूल्यों के बजाय आर्थिक कारकों पर निर्भर करता है। द लाइफ साइकिल ऑफ अ ज्वाइंट फैमिली डिपेंड्स ऑन इकोनॉमिक फैक्टर्स rather than social values. राइट? परंपरा का मूल्य, बड़ा वाला परिवार था,
संयुक्तता की भावना। क्यों? क्योंकि परंपरा में सामूहिकता केंद्रीय था। परंपरा के मूल्यों में स्वतंत्रता, समानता और सामाजिक न्याय में सोपानिकता और पराधीनता का मूल्य केंद्रीय था। आधुनिकता में सोपानिकता की जगह समानता ले लिया, पराधीनता की जगह स्वतंत्रता ने ले लिया, सामूहिकता की जगह व्यक्तिवादिता ने ले लिया। और जब मूल्यों में परिवर्तन हुआ तो परंपरागत मूल्यों पर आधारित जो परिवार था उसमें संयुक्तता का भावना प्रबल था, वो संयुक्त परिवार था। लेकिन आधुनिकता के मूल्यों पर आधारित जो परिवार है ये एकाकी परिवार के रूप में तब्दील हो गया। समझ में आया? यानी ये मूल्यों में परिवर्तन के कारण संभव। हम कहेंगे दोनों दोनों दोनों। मैंने पहले भी कहा हमारा आंसर यही होगा। दूसरा सवाल जो 2022 में पूछा गया, पारिवारिक संबंधों पर वर्क फ्रॉम होम के असर की छानबीन तथा मूल्यांकन कीजिए। एक्सप्लोर, पता लगाइए, एक्सप्लोर एंड इवेल्युएट द इंपैक्ट ऑफ वर्क फ्रॉम होम ऑन फैमिली रिलेशनशिप, पति पत्नी संबंध, मां बाप और बच्चों के बीच संबंध, मेन इन्हीं दो संबंधों पर हम वर्क फ्रॉम होम को इवेल्युएट करने का प्रयास करें। पहले तो पता लगाएंगे कि वर्क फ्रॉम होम का पारिवारिक संबंधों पर क्या प्रभाव है, और फिर उसका मूल्यांकन करेंगे, मतलब एक्सप्लोर करेंगे, पता लगाएंगे, इवेल्युएट करेंगे, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रभावों की चर्चा करके कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। और मुझे ये बताने में जरा सा भी दिक्कत नहीं है बच्चा कि प्रश्न गंभीर है। अच्छा, अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे तो आराम से प्रश्न लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? और ये आपकी उपलब्धि है, थैंक्स टू आपको करना चाहिए एक आंसर। आपने कहा ना कि 30 लाख लोग फलाना इतना लोग एग्जाम देते हैं। बच्चे सारे जगहों पर इस तरह की टीम आपको पढ़ाने के लिए नहीं आई है। आश्चर्य होता है कि कैसे इन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को एक मंच पर इकट्ठा कर दिया। यूपीएससी का हब है दिल्ली, और इस दिल्ली के जो टॉप हैं अपने अपने फील्ड के, उन्होंने इसको कैसे एकजुट करके एक मंच पर पढ़ाने के लिए तैयार किया। अभी पूरे के पूरे लोग इसी बात को सोचने में परेशान। इसलिए ये मत सोचो कि बाकी होंगे कि नहीं होंगे, ये सोचो कि हमें मौका मिला है। आपके सभी सेगमेंट के शिक्षक गहराई से विषय वस्तु को पढ़ा रहे हैं, तो फिर छोड़ो मत बच्चा, बस इस अवसर का लाभ उठाओ, पूरी ताकत झोंक दो। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। ठीक है? चलिए अब हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा करेंगे, और ये टॉपिक इस सेक्शन का लास्ट टॉपिक होगा, इसको खत्म कर देते हैं। और ये है वैश्वीकरण का भारत में विवाह और परिवार पर प्रभाव। राइट? इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन मैरिज एंड फैमिली सिस्टम, या मैरिज एंड फैमिली सिस्टम इन इंडिया। इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन मैरिज एंड फैमिली सिस्टम इन इंडिया। हमारा एक इंडियन सोसाइटी में बच्चा एक यूनिट है, वैश्वीकरण का भारतीय समाज पर प्रभाव। राइट? वैश्वीकरण का अलग अलग चीजों पर प्रभाव, हम धर्म पर प्रभाव दिखा दिए, वहां संस्कृति पर प्रभाव कई जगहों पर दिखा दिए। अब हम यहीं पर आकर के विवाह पढ़ा दिए, परिवार पढ़ा दिए। अब विवाह परिवार पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव है, ये हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे इस टॉपिक पे। और जो हम लोगों का पैटर्न है, उसी पैटर्न के तहत प्रभावों को हम लोग लिखेंगे। और हमारा पैटर्न क्या है? हमारा पैटर्न है कि हम 2-3 पॉइंट सकारात्मक प्रभाव के रूप में दिखाएंगे और 2-3 पॉइंट नकारात्मक प्रभाव के रूप में। तो हमारे पास 5-6 पॉइंट हो जाएंगे। हर पॉइंट पे अगर हम 20-20 शब्द देते हैं बच्चा, तो हमारे पास 200 शब्द का आंसर तैयार हो जाएगा। 25 शब्द 30 शब्द एक एक वाक्य अगर हम दे देते हो। डन?
वैश्वीकरण का विवाह व्यवस्था पर प्रभाव। थोड़ा दिमाग को शांत करो, फोकस करो, और परिवार व्यवस्था पर प्रभाव। वैश्वीकरण क्या है? मैं लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन आपको बताया था और वैश्वीकरण के बारे में बताया। वैश्वीकरण की प्रक्रिया 1991 में हमने अपनी आर्थिक नीति में बदलाव किया। इसको हमने नाम दिया इकोनॉमिक रिफॉर्म, आर्थिक सुधार। और आर्थिक सुधार की इस प्रक्रिया में 3 तत्व केंद्रीय थे। पहला, उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, राइट। यह है ग्लोबलाइजेशन की बात मैं पहले कर रहा हूं। LPG, LPG लिबरलाइजेशन मतलब होता है स्टेट विल बी लिबरल। अब राज्य जो होगी उदार होगी। राज्य आर्थिक क्रियाकलापों में बहुत ज्यादा इंटरफेयर नहीं करेगी। यही है लिबरलाइजेशन का मतलब। कल तक राज्य लाइसेंसिंग प्रणाली, परमिट प्रणाली, लेबर वेलफेयर से संबंधित ढेर सारे लेजिस्लेशन, तमाम तरीकों से जो आर्थिक क्रियाकलाप में लगे हुए लोग थे, जो निजी उद्यमी थे, उद्योगपति थे, उन सबके क्रियाकलापों में इंटरफेयर करते थे। वो अब इंटरफेयर कम करेगी। नहीं करेगी नहीं, ध्यान देना, 91 के इकोनॉमिक रिफॉर्म में यही हुआ कि वो कम करेगी। पहला, इसको लिबरलाइजेशन। सेकंड, प्राइवेटाइजेशन, LPG, निजीकरण। आर्थिक क्रियाकलापों में, चाहे वो उत्पादन से संबंधित आर्थिक क्रियाकलाप, चाहे वो सर्विस सेक्टर से संबंधित आर्थिक क्रियाकलाप, सभी क्षेत्रों में निजीकरण को बढ़ावा देगी। यानी जो भी हमारे प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, बड़े बड़े जो इंडस्ट्रिस्ट हैं, जो लोग हैं, उनको वेलकम करेगी, उनको प्रोत्साहित करेगी, उनको आगे लाने का प्रयास करेगी। वो अपने पैसे के साथ, अपनी पूंजी के साथ आए, देश के पूंजीपति या विदेश के पूंजीपति भारत में आर्थिक क्रियाकलापों में निवेश करे, विकास संबंधी क्रियाकलापों में निवेश करे, सर्विस सेक्टर में निवेश करे। इसको कहा गया निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन। और आर्थिक सुधार का तीसरा पहलू था कि हम अपने आयात नीति और निर्यात नीति में परिवर्तन लाएंगे और विदेशी व्यापार को प्रोत्साहित करने का प्रयास करेंगे। हमारे देश के लोग दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर व्यापार करें, हम हर तरह से सपोर्ट करेंगे। आयात शुल्क आदि के माध्यम से हम उनको रोकने का प्रयास नहीं करेंगे, प्रतिबंधित करने का प्रयास नहीं करेंगे। हम आयात प्रतिस्थापन नीति को बहुत ज्यादा फॉलो नहीं करेंगे। हम तो आयात को प्रोत्साहित करेंगे, निर्यात को प्रोत्साहित करेंगे, जिससे विदेशी व्यापार को बढ़ाया जा सके। परिणाम क्या हुआ? हमारे आर्थिक व्यवस्था का संबंध दुनिया के देशों की अर्थव्यवस्था के साथ हो गया। इसी को कहा गया ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक सिस्टम का ग्लोबलाइजेशन। और जब इकोनॉमिक सिस्टम का ग्लोबलाइजेशन हुआ बच्चा, तो हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों का भी ग्लोबलाइजेशन हुआ। क्योंकि दुनिया के अन्य देशों के साथ, मुख्यतः पश्चिमी देशों के साथ जब हमारे संपर्क बने, हमारे आर्थिक व्यापार आना जाना, वहां लोग नौकरी करने तेजी से जाने लगे। इंडिया के लोग आर्थिक सुधार के पहले यूरोप और अमेरिका और कनाडा में उतने लोग नहीं जाते थे, इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद गए। अरब कंट्री में सेमी स्किल्ड वर्कर के रूप में जाते थे। भारत में आजादी के पहले भारत के बाहर हमारे यहां के जो लोग गए, वो अंग्रेज द्वारा ले जाए गए, मजदूर के रूप में लोग ले गए। मॉरिशस ले गया अंग्रेजों ने भारत के मजदूरों को, म्यांमार ले गया। अंग्रेज मजदूर के रूप में भारत के लोगों को मजदूरी करने के लिए अलग अलग देशों में ले जाते थे। जो पलायन हुआ
इंडिया से बाहर अंग्रेजी शासन काल में वो लेबर के रूप में। आप देखोगे तमिलनाडु के, आंध्र प्रदेश के, उस समय ढेर सारे लोग म्यांमार में जाकर के नौकरी करते थे। उसी पर हमारे यहाँ एक फिल्म बनाई गई थी, उसमें एक गाना था, मोरे पिया गए रंगून, किया है वहां से टेलीफोन कि तेरी याद सताती। आपने सुना होगा इस गाना को। रंगून, जो यंगून आज कहा जाता है, वो आज म्यांमार की राजधानी रही। 1947 के बाद भी हमारे यहां के लोग दूसरे देशों में नौकरी करने गए, लेकिन वो ज्यादातर अरब कंट्री में थे और वो सेमी स्किल वर्कर थे। सेमी स्किल वर्कर का मतलब हुआ जो आईटीआई का कोर्स करके गए, जो कारपेंट्री का कोर्स करके गए, जो लोहारगिरी का कोर्स करके गए, जो वेल्डिंग करना सीख करके गए, जो बिजली बनाना सीख करके गए। इस तरह के कामों में ढेर सारे सेमी स्किल वर्कर अरब कंट्री में, खाड़ी देशों में नौकरी करने के लिए। लेकिन 1991 के आर्थिक सुधार के बाद हमारे यहां स्किल्ड वर्कर का यूरोप के देशों और अमेरिका में पलायन तेजी से हुआ, डॉक्टर के रूप में, इंजीनियर के रूप में मिल ली। और जब ये लोग वहां गए तो वहां के लोग भी यहां आए और एक दूसरे की संस्कृति का आदान प्रदान भी। तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने केवल इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन को संभव नहीं बनाया बच्चा, बल्कि सोशल और कल्चरल ग्लोबलाइजेशन को भी संभव बनाया। परिणामतः तेजी से पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव भारत में पड़ा। इन सब चीजों की चर्चा मैं पहले आपको कर चुका हूं, बस हल्का हल्का मैंने याद दिला दिया। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। अब भारत में ग्लोबलाइजेशन के परिणामों की बात करें तो सबसे पहले परिणाम क्या है कि भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन तेज हुआ है और रोजगार के अवसर में वृद्धि हुई। अब उससे जोड़ करके हम विवाह परिवार व्यवस्था पर प्रभाव को दिखा सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन का एक और प्रभाव है कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बहुत तेजी से हुआ है, क्योंकि जो एमएनसीज आई, बहुराष्ट्रीय कंपनियां आई, तो उनके माध्यम से इंडिया में ढेर सारी टेक्नोलॉजी आए, ढेर सारी मशीनों का प्रवेश हुआ, तरह तरह के मोबाइल फोन आ गए, तरह तरह का टेलीविजन आ गया, तरह तरह की गाड़ियां आ गई। अगर हम आयात प्रतिस्थापन नीति को लागू कर रहे होते तो आज इंडिया में सारी वस्तुएं बच्चा नहीं आती, हम अभी भी लंबरेटा स्कूटर पे चल रहे होते, या थोड़ा बहुत कार होता, अम्बेसडर था, फिएट था, मारुति आ गया था 91 के पहले, कुछ इस तरह से आते। लेकिन इतनी तेजी से जो 20-25 सालों में हुआ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, वो वैश्वीकरण से आधुनिक शिक्षण संस्थानों की संख्या में भी वृद्धि हुई। और जब आधुनिक शिक्षण संस्थानों की संख्या में वृद्धि हुई तो आधुनिकता के मूल्यों का प्रसार भी हुआ, आधुनिकता के मूल्यों का भी तेजी से प्रसार हुआ। और वैश्वीकरण का एक और प्रभाव रहा पश्चिमी जीवन शैली का फैलाव, पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव। उसके कारण भी भारत के विवाह परिवार व्यवस्था पर प्रभाव पड़ा। पश्चिमी जीवन शैली भारतीय विवाह परिवार व्यवस्था में प्रवेश करी। और वैश्वीकरण का पांचवा प्रभाव रहा, पहला हमने कहा था ढेर सारे उद्योग धंधों का विकास, रोजगार के अवसर में वृद्धि। दूसरा हमने कहा था टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। तीसरा हमने कहा था आधुनिक शिक्षा के प्रचार प्रसार के साथ आधुनिकता के मूल्यों का प्रसार। चौथा हमने कहा था विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास, ढेर सारे टेक्नोलॉजी का विकास। और पांचवा मैं कह रहा हूं कंज्यूमरिज्म, उपभोग की इतनी सारी वस्तुएं आ गई, इन वस्तुओं को बेचने के लिए बाजार की शक्तियों ने इतना धूंध विज्ञापन किया, इन वस्तुओं के उपभोग की हमारे अंदर एक अंधी प्रवृत्ति विकसित हुई। हम सब कुछ पाने के लिए बेचैन हो गए। और इन्हीं 5 बिंदुओं के कंटेस्ट में बच्चा विवाह और परिवार पर पड़ने वाले प्रभावों को हम समझाने का प्रयास करेंगे और इसके पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरह के प्रभावों को हम दिखाने का प्रयास करेंगे। डन। अब हमारा पहला क्या था? तीव्र औद्योगिकरण से रोजगार के अवसरों में वृद्धि। अब औद्योगिकरण का क्या विवाह परिवार पर प्रभाव है पढ़ चुके हैं, तो हमें समझाने की जरूरत नहीं है। तीव्र औद्योगिकरण, रोजगार के अवसरों में वृद्धि और साथ साथ आधुनिकता के मूल्यों का प्रसार। व्यक्ति की आत्मनिर्भरता बढ़ी, परिवार में मुखिया की सत्ता विकेंद्रित होगी, महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा, परिवार के अंदर समानता की दिशा में परिवर्तन हुआ, पति पत्नी संबंधों में समानता की दिशा में परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ? जीवन साथी के चुनाव में लड़का लड़की के से भी पूछा जाने लगा, क्योंकि अब नौकरी करता है,
उससे पूछ के उसका विवाह नहीं करोगे तो नहीं करेगा शादी। और जब वो नौकरी करने लगा है तो प्रेम विवाह भी कर लेगा, अंतरजातीय विवाह भी कर लेगा, क्योंकि लड़का लड़की दोनों जॉब कर रहे हैं। अंतरजातीय में विवाह में वृद्धि, प्रेम विवाह में वृद्धि, विवाह संबंधी नियमों का, निषेधों का कमजोर होना, इन सब में कहीं ना कहीं लड़का और लड़की का आत्मनिर्भर होना एक बहुत बड़ा फैक्टर है बच्चा। इस तरीके से हम दिखा देंगे। फिर दूसरा हमने कहा था आधुनिकता के मूल्यों का प्रसार। परिणामतः विवाह परिवार से संबंधित जो भी नियम और तौर तरीका थे उसका तार्किकीकरण हुआ। बाल विवाह, विधवा विवाह निषेध जैसी मान्यताएं कमजोर हुई है। जो विवाह परिवार से संबंधित अतार्किक मान्यता थी, रूढ़ियां थी, वो सब कमजोर हुआ। और फिर विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास, पीछे बता चुका हूं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास का विवाह और परिवार पर क्या प्रभाव पड़ा है कारण के रूप में, ये हमें बताने की जरूरत नहीं। पॉजिटिव और निगेटिव। निगेटिव में मैं दिखाऊंगा पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव। आज भारत में विवाह संबंधों में लिव इन रिलेशनशिप का प्रचलन बढ़ा है। बिना विवाह के परिवार निर्माण की प्रवृत्ति बढ़ी है। गे मैरिज और लेस्बियन मैरिज की संभावना में भी वृद्धि बढ़ी है, क्योंकि अब लोग खुलेआम इसकी मांग कर रहे हैं। पहले शर्म करते थे, अब मांग कर रहे हैं। और ये सब कहीं ना कहीं वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप हुआ है। किस वाले पहलू से जोड़ोगे? पश्चिमीकरण का प्रभाव, पश्चिमीकरण का, पश्चिमी जीवन शैली का प्रभाव। संचार क्रांति से पश्चिमी जीवन शैली का प्रसार हुआ है और उसने हमारे विवाह परिवार संस्था को प्रभावित किया। तो कुछ पॉजिटिव भी और कुछ नेगेटिव भी। परिवार के अंदर उपभोक्तावाद ने हर सदस्यों में व्यक्तिवाद को बढ़ा दिया। हर सदस्यों में सब कुछ पाने की व्यग्रता बढ़ गई, लालसा बढ़ गई। और जब सब कुछ पाने की बेचैनी बढ़ी, लालसा बढ़ी, तो अब साथ में रह के थोड़ी पाएंगे, अलग हो जाओ। परिवार में जो विघटन हुआ, कहीं ना कहीं उसमें कंज्यूमरिज्म एक कारण है। और ये कंज्यूमरिज्म ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव, क्योंकि हर व्यक्ति हर चीज को पाना चाहता। यही 5 पॉइंट है और पांचों पॉइंट के प्रभाव में हम लिखवाते हैं। और मुझे लगता है कि एक एक लाइन में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। समझाने की जरूरत जहां भी पड़ेगी मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। डन? तो चलो बच्चा शुरू करते हैं। कैपिटल ए, सकारात्मक प्रभाव। नीचे की तरफ एरो दो हेडिंग में। कैपिटल ए, सकारात्मक प्रभाव, पॉजिटिव इंपैक्ट। और जिस तरीके से, जिस स्टाइल में मैं लिखवाया हूं, मैं बोल रहा हूं उसी स्टाइल में आप लिखना शुरू कर। एक नंबर पॉइंट, वैश्वीकरण। वैश्वीकरण के बाद डैश दो। डैश देके ऐसे करो अपने कॉपी में, वैश्वीकरण। वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, लिखते जाओ। रोजगार के अवसरों में वृद्धि के साथ व्यक्ति की आत्मनिर्भरता में वृद्धि। क्लियर है? जोड़ देंगे। वैश्वीकरण, तीव्र औद्योगिकरण, ढेर सारे प्राइवेट सेक्टर द्वारा इंडस्ट्री लगाना, रोजगार के अवसरों में वृद्धि के साथ व्यक्ति की आत्मनिर्भरता में वृद्धि। तो दूसरी तरफ आधुनिकता के मूल्यों का प्रसार। राइट? आत्मनिर्भरता में वृद्धि और आधुनिकता के मूल्यों का प्रसार। नीचे की तरफ एरो दो यहां डैश देकर, और फिर सीधे अब विवाह परिवार पे आ जाओ। फलतः अब हमने कोरिलेट किया ग्लोबलाइजेशन, फिर कैसे ग्लोबलाइजेशन से ये हुआ और फिर कैसे इसका परिवार व्यवस्था पर और विवाह व्यवस्था पर। इसी पैटर्न पे हम लोग लिखते चलेंगे, पहले भी लिखते आए हैं। फलतः परिवार में मुखिया की सत्ता विकेंद्रित। फलतः परिवार में मुखिया की सत्ता
विकेंद्रित, सेमीकॉलन, क्रमशः लिखते चलो, मुखिया की सत्ता विकेंद्रित, सेमीकॉलन, महिलाओं की स्थिति में सुधार, महिलाओं की स्थिति में सुधार, यहां सेमीकॉलन देते जाओ। ये सब एक एक प्रभाव है, एक प्रभाव ये हुआ, एक प्रभाव ये हुआ, और सब में आप कोरिलेट करने की क्षमता रखते हो, मैं समझा चुका हूं। महिलाओं की स्थिति में सुधार, सेमीकॉलन, जीवन साथी के चुनाव में, जीवन साथी के चुनाव में लड़के लड़की के महत्व में वृद्धि, जीवन साथी के चुनाव में लड़के लड़की के महत्व में वृद्धि, सेमीकॉलन। क्लियर है ये पॉइंट? विवाह संबंधी निषेध कमजोर, गोत्र के अंदर नहीं करना है, जाति के अंदर, ये सब प्रवर्ग के अंदर नहीं करना है, निषेध कमजोर हुआ, लोगों ने करना शुरू किया। विवाह संबंधी निषेध कमजोर, तथा अंतरजातीय विवाह, जाति वाला निषेध भी कमजोर हुआ और अंतरजातीय विवाह में भी वृद्धि हुई। अंतरजातीय विवाह, सगोत्र विवाह, अपने गोत्र के अंदर भी लोगों ने विवाह करना शुरू किया, एवं एवं प्रेम विवाह में वृद्धि। क्लियर है? एवं प्रेम विवाह में वृद्धि। नेक्स्ट, सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट में लिखिए, वैश्वीकरण, वैश्वीकरण, ऐसे एरो दो, लिखो आधुनिकता के मूल्यों का प्रसार। अब वैश्वीकरण से आधुनिकता के मूल्यों का प्रसार कैसे जुड़ा है, आप क्लियर हो? हमने 91 के बाद शिक्षा के क्षेत्र में भी प्राइवेट सेक्टर को प्रोत्साहित किया, प्राइवेट सेक्टर ने ढेर सारे शिक्षण संस्थानों का विकास किया, आधुनिक शिक्षा का प्रचार प्रसार तेज हो गया, फलतः आधुनिकता के मूल्यों का प्रसार भी तेज हो, कई रूपों में आधुनिकता के मूल्यों का प्रसार। फिर यहां नीचे की तरफ एरो दो और लिखो फलतः, और फिर विवाह परिवार पर प्रभाव, लास्ट पॉइंट। विवाह एवं परिवार से संबंधित, विवाह एवं परिवार से संबंधित नियमों एवं प्रथाओं का तार्किकीकरण, विवाह एवं परिवार से संबंधित नियमों एवं प्रथाओं का तार्किकीकरण, फलतः फलतः बाल विवाह, बाल विवाह, कौमा विधवा विवाह निषेध आदि मान्यताएं कमजोर, आदि मान्यताएं कमजोर, और विवाह से जुड़ी अतार्किक प्रथाओं, विवाह से जुड़ी अतार्किक प्रथाओं एवं रूढ़ियों का उन्मूलन, कस्टम्स एंड मूर, प्रथा का अंग्रेजी होता है कस्टम्स और रूढ़ी का अंग्रेजी होता है मूर्स, रूढ़ियों का उन्मूलन। क्लियर है बच्चा? तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, वैश्वीकरण, ऐसे एरो दो,
वैश्वीकरण, नीचे एरो देकर लिखो। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का तीव्र विकास, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का तीव्र विकास। तीव्र विकास। फिर नीचे की तरफ ऐसे एरो दो और अब विवाह परिवार पर प्रभाव दिखाना शुरू करो। फलतः विवाह में आधुनिक तकनीक का प्रयोग, फलतः विवाह में आधुनिक तकनीक का प्रयोग, सेमीकोलन। प्रजनन में नवीन तकनीक का प्रयोग, बच्चा पैदा करने में भी नई नई टेक्नोलॉजी आ गई। सरोगेसी, दूसरे के पेट में बच्चा रख करके बड़ा कर देना, पैदा करवा देना। टेस्ट ट्यूब बेबी आदि। प्रजनन में नवीन तकनीक का प्रयोग, ब्रैकेट में लिख दो सरोगेसी, कॉमा टेस्ट ट्यूब बेबी आदि, सेमीकोलन। विवाह के नवीन निषेध, ब्लड ग्रुप का प्रचलन। पहले गोत्र के अंदर विवाह नहीं करना था, जाति के बाहर विवाह नहीं करना था, प्रवर के अंदर विवाह नहीं करना था, ये सब निषेध के नियम। ठीक, नया नियम आया, ब्लड ग्रुप, सेम ब्लड ग्रुप में विवाह नहीं करना है, क्योंकि आज मेडिकल साइंस कहता है कि अगर सेम